तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और एक्शन है भरपूर। थोड़ा कमजोरी का रुझान आज रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद, और अब तक का इतिहास यही कि रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद मुनाफा वसूली जरूर आती, लेकिन फिर से निचले स्तरों पर खरीदारी भी। तो आखिरी 1.5 घंटे में कैसा रहेगा ट्रेड, कहां होंगे हम बंद और क्या करें अगले हफ्ते की तैयारी, फोकस है इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और पूरे वीकेंड मूड में आ गए हैं अनिल जी, मैं और हमारी पूरी टीम अब तैयार है आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन का। सर बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या है? वीकेंड मूड में आ नहीं गए हैं, लाए गए हैं, और दीप क्यों लाए गए हैं, कैसे लाए गए हैं, इस पर मैं आगे थोड़ी विस्तार से बातचीत करूंगा। पहले एक बार आपको इस वक्त की सारी खास बातें बता दूं। आरबीआई की पॉलिसी के बाद बाजार सीमित दायरे में रहने के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली दिखाता हुआ ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया है। 15,733 इतिहास में अब ये नया आंकड़ा आपके लिए दर्ज हो चुका है। निफ्टी पर इस हफ्ते 5 में से 4 दिन बाजार ने बनाए नए रिकॉर्ड, और जैन साहब याद करेंगे सर्गेई बुबका की तरह ढेर सारे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड पॉल वोल्ट में जैसे उन्होंने बनाए, वैसे निफ्टी बनाने की तैयारी में इस वक्त है। आइए तो मजबूती है फिलहाल वहां से 100 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी 450-500 अंक नीचे ऊपरी स्तरों से। बैंक निफ्टी के सारे 12 शेयर लाल निशान में। ये इंटरेस्टिंग है, यानी कि बैंकिंग शेयरों में जमकर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का माहौल अब भी बरकरार है। कहीं कोई चिंता की खास बात है नहीं। सरकारी कंपनियां, एनर्जी यानी कि ऑयल एंड गैस कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर ये मजबूत है। अगर कमजोर है कुछ तो वो है प्राइवेट बैंक्स और एफएमसीजी शेयर कमजोर है। सरकारी बैंक कमजोर नहीं है, सिर्फ प्राइवेट बैंक कमजोर है। डाउ फ्यूचर्स सपाट है और यूरोप के बाजारों में सुस्ती का आलम है, यानी कि ग्लोबल मार्केट से कोई खास संकेत है नहीं। जो कुछ संकेत है हमारे अपने भारतीय बाजारों के हैं, और उस लिहाज से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज के सेशन में होती हुई दिख रही है रिकॉर्ड हाई बनने के बाद। और डेटा दीप बहुत ही इंटरेस्टिंग बनते हुए दिख रहे हैं। एक चीज फिर से कहूंगा कि गजब इंटरेस्ट फिर से लौटता हुआ दिख रहा है। अब ये पता नहीं कि वाकई में इंटरेस्ट इस वजह से बनता हुआ दिख रहा है कि पीक मार्जिन्स का तीसरा चरण लागू हो चुका है 1 जून से, उस वजह से लोग ऑप्शंस में ज़्यादा ट्रेड करने लगे हैं। लेकिन निफ्टी के ऑप्शंस में जिस तरह के वॉल्यूम्स आते हुए दिख रहे हैं, गजब के वॉल्यूम आते हुए दिख रहे हैं, इस पर थोड़ी आगे विस्तार से हम करेंगे बातचीत भी। जी दीप। बिल्कुल सर, तो आपकी डेटा रीडिंग का इंतजार रहेगा और बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी देंगे ये भी जानेंगे। थोड़ा निचले स्तरों से बाजार सपोर्ट लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। कैसे समझे सर इस एक्शन को? इवेंट के बाद थोड़े हल्के हो रहे हैं बाजार, क्योंकि आज शाम को अमेरिका में भी रोजगार के आंकड़े आएंगे और वहां से भी कुछ एंटिसिपेशन है, इसलिए ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़े सुस्त हैं। तो उसी लिहाज से हमारे बाजार भी थोड़ा हल्के होते दिख रहे हैं या कुछ और रीजन है? देखिए हमारे देखो ग्लोबल मार्केट से तो बहुत फर्क पड़ता नहीं है, और अनलेस की कोई बहुत बड़े ऊपर नीचे के संकेत आते दिखें तब तो एक अलग बात है कि डाउ बहुत ऊपर नीचे हो गया हो और उससे हम समझे कि अरे भाई क्या हो गया। 25-30 पॉइंट में तो क्या है, आपको भी बताया 25-30 पॉइंट में या तो ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा, और अगर 25-30 पॉइंट वहीं बंद हुआ ऊपर नीचे तो फिर कोई दिक्कत भी क्या है। सो ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, शांत है, कोई खास संकेत वहां से है नहीं। हमें अपने संकेतों के दम पर ट्रेड करना है। देखिए दीप, हमें ना सपोर्ट रेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। दिन की सपोर्ट रेंज है 15,575 से 15,610, 15 या 625 समझ लें, एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट लिया 15,625 के आसपास। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर निफ्टी रुक गया। बैंक निफ्टी के लिए 15,325, 15,425 की रेंज थी, उससे थोड़ा नीचे आया। अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए वो 35,325, 35,425। अब जो सपोर्ट लेवल है वो है 35,075 से लेके 35,150 का। ये रेंज होल्ड होनी चाहिए। तो ऐसे कोई समस्या नहीं है। एक अच्छी तेजी के बाद एक हल्के फुल्के करेक्शन की जो जरूरत है वो करेक्शन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर बाजार आखिरी 1.5 घंटे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचता तो यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ा ऊपर आता है तो वो बेहतरीन लेवल्स मेरे पास हैं जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली भी करनी चाहिए। और आज सुबह हम यही बात कर रहे थे कि दोनों ही तरफ के ट्रेड आपको लेने हैं। ऊपर आए तो बेचना भी है और नीचे आए तो खरीदना भी है, और देखते हैं किस तरफ आखिरी 1.5 घंटे में पहले पहुंचता है। उस लिहाज से हम एक व्यू लेंगे और एक ट्रेड भी। जी दीप। बिल्कुल सर, तो आपकी स्ट्रैटेजी का इंतजार है, डेटा रीडिंग पर भी नजर रखेंगे। पर सर एक स्टॉक के बारे में आपसे बात करनी थी इससे पहले कि हम बाकी स्टॉक्स पर नजर डालें और आज के एक्शन के बारे में भी समझें।
रेलिगेयर आज सुबह आपने खरीदारी की राय दी थी 123 से 124 के लेवल्स पर, और वहां से देखिए कि सर क्या जबरदस्त तेजी आती हुई दिखी। जो आपने टारगेट्स मेंशन किए थे जहां तक सुबह में रेलिगेयर के एक्शन का सवाल है, वो तो आते हुए दिख ही रहे हैं, बट समझाएं सर क्या चल रहा है इस एक्शन में कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक पर 15% का उछाल आते हुए दिखा है। डीप 135 तक के टारगेट दिए थे मैंने आज के लिए, और 135 के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बात वही है, 8 तारीख को है बोर्ड मीटिंग, और इस बोर्ड मीटिंग में फंड रेजिंग प्लान है। आपको पता है जब से रेलिगेयर में चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुआ है, पहले जो सिंह ब्रदर्स से जो कंपनी चलाते थे वो निकल गया, और उसके बाद से कई लोगों के पास, कई अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के पास में इसकी स्टेक है। हमने 100 रुपये के आसपास जब स्टॉक था तब एक्सक्लूसिव स्टोरी भी की थी कि डाबर के जो प्रमोटर हैं बर्मन साहब, मोहित बर्मन साहब, उनका पर्सनल कैपेसिटी में बड़ा इंटरेस्ट है। अब ये देखना होगा कि मंगलवार को इस बोर्ड बैठक के बाद किस तरह के शेयर होल्डर्स को ये अलॉट किया जाता है, शेयर किया जाता है, क्योंकि कुछ फंड्स हैं जो अभी एक तरह से जिन्हें आप प्रमोटर मान सकते हैं, कोई ऐसा फैमिली प्रमोटर फैमिली अब रही नहीं, तो इसलिए शायद बाजार का इंटरेस्ट ज्यादा है कि किस तरह के लोग इस फंड रेजिंग प्लान में इक्विटी खरीदेंगे, किस प्राइस पर। मैं प्राइस को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात को लेकर जरूर उत्साहित हूं कि किस तरह के लोगों को ये फंड अलॉट किए जाते हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि बाजार का इंटरेस्ट काफी ज्यादा आता दिख रहा है। बाकी जो एक और पॉइंट हमने रखा कि इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसमें इंश्योरेंस बिजनेस है, और वहां पर भी आगे पीछे वैल्यू अनलॉकिंग होने की संभावना है। ब्रोकिंग बिजनेस ठीक ठाक है, और तीसरा बिजनेस जो फाइनेंस कंपनी का है वही इसके लिए एक समस्या वाली बात है, रेलिगेयर फिनवेस्ट। तो अगर वहां पर मुश्किलें धीरे धीरे कम होती दिखी, इंश्योरेंस बिजनेस बढ़िया है ही, ब्रोकिंग बिजनेस ठीक ठाक सा है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, तो इस लिहाज से स्टॉक में अब लोगों का इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है। इस डेट का ही हम इंतजार कर रहे थे, और जैसे ये डेट सामने आई तो हमने आज के 2000 में कहा। तो मुझे लगता है अगले 1-2 दिन थोड़ा और बाजार का इंटरेस्ट और एक्शन रहेगा। उसके लिए आपको, अगर आपके पास पोजीशन है तो मुझे लगता है अब भी होल्ड करनी चाहिए। अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें और होल्ड करें, जल्दबाजी में ना बेचें। जी दीप। बिल्कुल सर, सो 127, 130 और 135 के जो 3 टारगेट थे वो तो हिट हो चुके हैं, और उन तीनों टारगेट्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पर यहां से भी और बड़ी रैली आ सकती है। आप अपना स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करें और नजर रखें। रेलिगेयर आज सुबह एक्शन पकड़ा था 123, 124 के लेवल्स पर, और देखिए वहां से क्या रैली ऑलरेडी आ चुकी है काउंटर में। तो चलिए रेलिगेयर पर हमारी नजर है, पर आपको बता भी देते हैं कौन से खबरों वाले शेयर्स पर आपको रखनी है नजर, और साथ ही आने वाले दिनों के लिए बड़े इवेंट्स कौन से हैं। मानसी और कुशल हमारे साथ तैयार हैं। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। एक तो पीएनबी के नंबर्स का भी फोकस है, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बोर्ड बैठक होने जा रही है। सरकार 500 करोड़ तक निवेश कर सकती है। इस बोर्ड मीट पे क्या निकल कर आता है इस पर नजर रहेगी। पेटीएम आईपीओ बोर्ड बैठक आज पेटीएम करने जा रही है, जिसमें आईपीओ को लेकर फैसला होने की संभावना है। अमेरिका में मई के रोजगार के आंकड़े आएंगे, और साथ ही कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स की अगर बात करें, वायदा कारोबार में इंटरग्लोब एविएशन के नतीजे आते हुए दिखेंगे, और कैश में वॉटेक वाबाग, डीएचएफएल जैसी कंपनियों के नंबर्स पर फोकस रहेगा। सोमवार के दिन वायदा कारोबार में एक कंपनी एमआरएफ अपने नतीजे जारी करेंगी। वहीं जय भारत मारुति पर फोकस रखिए। 1:1 बोनस इशू की एक्स डेट जो है वो यहां पर सोमवार यानी कि 7 जून होगी। साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 7 जून 2021 को बोर्ड फंड जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या फैसला निकल कर आता है उस पर भी नजर रखेंगे हम। ओके, तो ये है वो तमाम इवेंट्स जिन पर आपको रखनी है नजर रखनी है कुछ और स्टॉक्स पर, और जिसके लिए तैयारी है ओहो किरण जी और साथ ही साथ वागले साहब की तरफ से, और दोनों ही पहले मैं जनरली लखनऊ में होता है पहले आप, लेकिन इस बार पहले मैं बिल्कुल पहले मेरे लिए, लेकिन पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में वागले साहब। उम्र का असर आप पर साफ दिख रहा है, आप रह गए पीछे। किरण जी है चुस्त दुरुस्त और फिट, आगे निकल चुके हैं बिगल किरण का कमाल। बताएं किरण जी, ऐसा कौन सा स्टॉक है जो बहुत जल्दी से भागने को तैयार है? अनिल जी, 2 स्टॉक्स है जहां पे मेरी नजर है, पर इमीडिएट जो भागने वाला है वो है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने लॉन्ग टर्म चार्ट से एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है। इंडियाबुल्स फाइनेंस का अगर चार्ट देखते हैं तो मैं देख रहा हूं ये लेवल्स लगभग जून 2020 यानी 1 साल का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। ये छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं, कल हमने टाइटन में ऐसा ही ब्रेकआउट देखा था। इसको मैंने एग्रेसिव बाय करने के लिए कहा था, ये भी एग्रेसिव बाय है।
आपका स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा जो कि 237 का रहेगा, और मेरे आज के लिए टारगेट्स 250 रहेंगे, और पोजिशनली अगर एक हफ्ता देते हैं तो 270 280 के लेवल्स कैजुअली देखने को मिलेंगे, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अनिल जी, वागले जी का होने के बाद मुझे दूसरा कॉल देना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये है आपके लिए आईबुल हाउसिंग फाइनेंस पर खरीदारी करने की राय। वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, एक्चुअली मैंने उसके बाद मेरे रडार पर वही स्टॉक आया जो किरण जी ने कवर किया है, और उसका क्रेडिट मैं उनको दूंगा। बिल्कुल वो पहले आ गए, कोई दो राय नहीं है, और पूरी तरह से मेरा उनको समर्थन है, क्योंकि मुझे इंडिया बुल 250 तक जाते हुए दिखता है। अभी 245 तो बात करते करते हो गया। कल हमने ये 234-35 में हुआ, और कल मोमेंटम का लॉस हो गया था, लेकिन आज वो कैचअप मूव हो गई है। 250-252 तक आज के दिन में जाना चाहिए। मैं इसमें स्टॉप लॉस देना चाहता हूँ। मेरा 241 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। मेरा आज का कॉल है L&T फाइनेंस होल्डिंग, जो 96-9630 के आसपास है। इतना क्लोज स्टॉप लॉस है। 95 का एक रजिस्टर निकाला है। मैं 9450 के स्टॉप लॉस से 1.5 रुपए की रिस्क लूंगा, और मेरा 102-103 तक का टारगेट है। आज के दिन में अगर बुक करना है तो अराउंड 99-50-100 आता है तो बुक कर ले। ओके, तो L&T फाइनेंस यहां पर खरीदारी करने की राय है वागले साहब की तरफ से। 94 हाफ का स्टॉप लॉस, 102 और 103 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। फिर से बिगुल पहुंचता हुआ किरण जी के पाले में, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, ये भी स्टॉक छोड़ना नहीं चाहिए। इस बार बाय करना है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व बहुत ही बेहतरीन ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, और सोमवार मंगलवार के लिए टारगेट्स रहेंगे 12,700 के, और आपका स्टॉप लॉस 12,000 के नीचे है, यानी 170 रुपए की रिस्क है, पर ऊपर में लगभग 500-600 रुपए का अपसाइड देखने को मिल रहा है। वो पहला टारगेट रहेगा। और जिस तरीके से ये सारे स्टॉक्स चल रहे हैं अनिल जी, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ी न्यूज बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में आते दिनों में देखने को मिल जानी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है दोनों के। बिल्कुल, बड़ी बेहतरीन चार्ट्स, बेहतरीन खबर, और 3 स्टॉक आ चुके हैं। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, L&T फाइनेंस और बजाज फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में बैक टू बैक 2 बिगुल और है। कुणाल जी और राकेश जी देना चाहते हैं अपनी चार्ट पिक, और आशु सर भी देना चाहते हैं अपनी एक बेहतरीन पिक। तो आशु सर, मैं आपके पास स्प्रेड वगैरह के लिए बाद में होऊंगा, पहले एक बार आपसे पिक ले ली जाए आपकी। आशु सर के लिए बिगुल, सिंह के सुल्तान आशु मनान। बताएं आशु सर। अनिल जी, मुझे जरा 2-3 मिनट चाहिए। काफ़ी सारी कॉल्स हैं और अपडेट्स हैं, लेकिन अनिल जी एक तो पिक मेरी यही है जो भी L&T हाउसिंग फाइनेंस बोला। फॉर ए चेंज अनिल जी, कैश में हमने डिलीवरी के लिए रेकमेंड किया 94-95 पे, और 112 रुपए का टारगेट और 89 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। तो L&T हाउसिंग फाइनेंस अनिल जी, मुझे स्पेशली आपको बताना था कि मतलब फाइनली इसमें बाय कॉल आई है। और दूसरी अनिल जी, आईबुल हाउसिंग, आपको याद होगा 2 महीने पहले हम बहुत बात करते थे, बहुत बड़े ब्रेकआउट की बात करते थे, और वहां से एक बहुत शार्प करेक्शन आई है। तो अनिल जी, मैं मतलब इसकी कॉल नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं बार बार किरण जी और वागले जी को साइलेंटली सपोर्ट करता रहता हूं, क्योंकि ये अनिल जी मुझे तब भी लगता था कि ये स्टॉक 300 से 400 के बीच में हो जाएगा। अभी भी लगता है 300 से 400 के बीच में होना चाहिए, बट ये वॉलेटिलिटी की वजह से अनिल जी धोखा दे जाता है, तो जो पुराने लोग फंस जाते हैं तो अनिल जी बहुत दुख होता है। बट अदरवाइज मेरा दोनों में बहुत सपोर्ट है, इंडिया बुल्स में भी और L&T हाउसिंग फाइनेंस में भी। अनिल जी 2-3 स्टॉक्स की और बात करनी है, अगर आप कहें तो अभी कर लूं या 2-3 मिनट में, बट अर्जेंटली करनी है वो भी। सर, मैं आपके पास आता हूं सर। ये मार्ग अति व्यस्त है, आप कतार में हैं, और कुणाल जी, राकेश जी के लिए पहला बिगुल, उसके बाद सुमित जी, और उसके बाद शायद आपका नंबर वापस से आने वाला है। चिंता न करें, जल्दी से चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी, कॉल चार्ट कॉर्नर की है, बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का है, लेकिन पिक जो है ओवरवेट पिक है, और खरीदारी की राय है M&M फाइनेंस के अंदर।
जहां पर एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करा है और इसका चार्ट पैटर्न देख के अनिल जी अपने मित्र विश्वेश जी की याद आ रही है, जो वो एक वर्ड यूज करते हैं ब्यूटीफुल पैटर्न। तो अनिल जी ब्यूटीफुल पैटर्न है, ब्यूटीफुल रिवर्सल है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग चला गया, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस चला गया, बजाज फिनसर्व चला गया अनिल जी। तो अब इसको जाने नहीं देना है, यही सोच के मैंने और राकेश जी ने तुरंत जो है बजर दबाया। तो अनिल जी इस काउंटर को बाय करके चलना है। नीचे के लेवल्स पर राउंडिंग बॉटम बना है एम&एम फाइनेंस में, जबरदस्त चार्ट है और ये पूरा स्पेस चमक रहा है, बाय करके चलें। 164 रुपए 50 पैसे पर 164 हाफ पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 175 रुपए का, दूसरा टारगेट 180 रुपए का। बाय करें एम&एम फाइनेंस। एम&एम फाइनेंस पर करनी है खरीदारी। पूरे के पूरे एनबीएफसी स्पेस में आप जबरदस्त उछाल देख रहे हैं और कुछ और एनबीएफसी स्टॉक्स पर भी करना है फोकस। उससे पहले बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। व्हाट ए कोइंसिडेंस दीपांशु, मेरा भी फाइनेंशियल स्टॉक और राकेश जी कुणाल जी के साथ मैं भी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, 200 डीएमए लेवल्स आज ब्रेक हो रहे हैं और जो कैंडल फॉर्म हो रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स बैठ रहे हैं राकेश जी कुणाल जी के साथ और पूरा का पूरा थम्स अप है उनके साथ। 164 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 174-75 इसके इमीडिएट टारगेट होंगे और फाइनेंशियल स्टॉक्स में इसी तरह से अगर नेक्स्ट वीक रैली देखने को मिली तो 178 से 180 रुपए तक के लेवल भी एम&एम फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। तो मैं एम&एम फाइनेंस में यहाँ पे ऑप्शन का भी सलाह देना चाहूंगा। 170 वाला कॉल 7 रुपए 80 पैसे में अभी ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदारी करें। नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं 5 रुपए 50 पैसे का, ऊपर में टारगेट बनेगा 10 रुपए से लेके 12.5 रुपए का। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का 170 का कॉल ले सकते हैं या फिर स्पॉट में खरीदारी कर सकते हैं। 175 178 के लेवल्स जल्दी नेक्स्ट वीक तक स्टॉक के अंदर देखने को मिलने चाहिए। बिल्कुल, तो एम&एम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एल&टी फाइनेंस और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 5 दिनों में 90% से ज्यादा का उछाल उस पर आ गया है, आज भी अपर सर्किट पर है। आइए वापस चलते हैं आशु जी के पास और उनकी कुछ कॉल्स ले लेते हैं। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी। दीपांशु, एक तो मैंने सुबह टाटा केम के लिए बोल रहा था, उसको फिर रीट्राइट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो फ्यूचर का स्टॉक होता है और थोड़ा बड़ा होता है, पब्लिक उसमें 2-5 रुपए में डरती है या 5 रुपए में निकल जाती है। मुझे बहुत अच्छी तेजी टाटा केम में लगती है और डिलीवरी के लिए लेना चाहिए। और दूसरा स्टॉक जिसके लिए मैं दीपांशु अनिल जी से बात करना चाह रहा था, अनिल जी आपको ध्यान होगा 4-5 दिन या 7 दिन या 8 दिन पहले ये स्टॉक, वैसे तो मैं अनिल जी बता दूं बहुत सारे एनालिस्ट कवर करते हैं और बहुत अच्छी तरह से करते हैं और बहुत अच्छे इन्होंने मूव्स कैच किए हैं। अनिल जी वो स्टॉक है टाटा मोटर। अनिल जी 5-7-8 दिन पहले शायद पिछली एक्सपायरी पे मैंने मैसेज किया था कि इसमें वीक हैंड्स निकल गए हैं, इसमें जो रिजल्ट्स के बाद की डिप आनी है वो कंसोलिडेशन भी हो गई है और उस एक रेंज में रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। अनिल जी ये 330 मुझे एक ऐसा ये लगता है, मतलब ये 330 क्रॉस कर गया और क्रॉस करके टिक गया, तो मुझे तो लगता है अनिल जी इसका अगला पड़ाव भी 450 का होगा। तो अनिल जी मुझे लगता है कि ऑप्शन स्प्रेड के थ्रू 1:1 स्प्रेड के थ्रू लेना चाहिए और वो स्प्रेड इन द मनी मैंने बनाया है। बट जो ओवरऑल मैं थीम शेयर करना चाह रहा हूँ अनिल जी कि ये कंसोलिडेशन फेज से बिल्कुल निकल गया है और ये मुझे बेस्ट ऑटो स्टॉक इस वक्त लग रहा है, मतलब इस प्राइस पे, और बहुत बड़ी मूव आ सकती है। तो एक पहला तो इसके अंदर लेने का तरीका है कि प्योरली क्योंकि लॉट साइज बड़ा है, लोगों को लगता है डिलीवरी लेके बैठ जाना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि अनिल जी 310 की कॉल लेनी चाहिए। 310 की कॉल का भाव चल रहा है मेरे ख्याल 24-25 रुपए, तो अनिल जी वो ले लेनी चाहिए और 340 या 50 की एक कॉल बेचते हैं, आपकी कॉस्ट रह जाएगी 14-15 रुपए। 310 पे 15 रुपए का मतलब है 325 का आपका फ्यूचर हो गया। और अनिल जी इसमें 20 रुपए भी अगर आपको मिल जाते हैं तो 28 दूनी 50,000 का प्रॉफिट एक लॉट दे सकता है जो कम पैसे से काम करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि स्प्रेड में हम 2 गुना करते हैं और उसमें ज्यादा पैसे लगते हैं। अदरवाइज अनिल जी टाटा मोटर में मैं बहुत बुलिश हूं, लेकिन स्टॉक बहुत लिक्विड है, बहुत का सडनली फ्लेवर में आ जाता है तो करेक्ट भी हो जाता है, इसलिए ऑप्शन के लिए बोल रहा हूं इन द मनी, ताकि वो जो साइकोलॉजिकली माइंड में अनलिमिटेड लॉस वाली डर होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। और अनिल जी अगर आपका भी इसमें कंफर्मेशन हो, क्योंकि आप भी बहुत अच्छी तरह कवर करते हो, तो टाटा केम 1, टाटा मोटर 2।
बिल्कुल बिल्कुल 100% मैं आपके साथ हूँ। टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल दोनों ही आपने पहले कहा भी कि कमजोर हैंड्स बाहर निकल चुके हैं और अब मजबूत हाथों के पास आ चुका है ये स्टॉक, और वाकई में उसका फायदा स्टॉक में दिख भी रहा है। 330 के ऊपर ब्रेकआउट देने को तैयार है। और मुझे बाकी सब चीज छोड़िए, मुझे सबसे बढ़िया बात जो लगी आशु जी वो ये कि आपको फाइनली L&T फाइनेंस पसंद आया। अब एक ही स्टॉक बचा है जो आशु जी को पसंद आना बाकी है, और मुझे पूरा भरोसा है अपने ऊपर और आशु जी के ऊपर भी कि जैसे आशु जी को L&T फाइनेंस पसंद आया वो भी पसंद आएगा। जरा हमारे सारे व्यूअर्स एक्सपर्ट्स को एक साथ दिखा दे जरा स्क्रीन पे, मैं पूछ लूँ उनसे कौन सा है वो स्टॉक जो L&T फाइनेंस के बाद आशु सर को पसंद आएगा। एनी गेसेस, कोई अंदाज लगाना चाहेंगे आप? कोई भी नहीं? क्या बात कर रहे हैं कुणाल जी? राकेश, अच्छा राकेश जी बताएंगे। राकेश जी बताइए। अनिल जी, हाँ अनिल जी डर लग रहा है, डर। अनिल जी ब्लाइंड, अनिल जी आंखें बंद करके बोल सकता हूं अनिल जी, दूसरा स्टॉक जो L&T फाइनेंस के बाद पसंद आएगा ITC। अनिल जी चाय वाला स्टॉक, सही चाय वाला। जवाब बिल्कुल बिल्कुल सही, ITC। इसका मतलब ये कि मैं आशु जी को हिंट कर रहा हूँ कि आशु जी देखिए एक दिन है ना L&T फाइनेंस की तरह आशु ये भी चलेगा। अच्छा बाय द वे, ये जो आपको सब इतने हंसते मुस्कुराते रंग बिरंगे चेहरे नजर आ रहे हैं, जिसके लिए दीप ने बोला हम फ्राइडे मूड में आ गए। दीप, आपने तो बोल दिया फ्राइडे मूड में आ गए, आपको पीछे की कहानी पता ही नहीं है। ये कोई मूड में हम ऐसे आसानी से नहीं आए, बहुत मजबूरी में आए हैं। और मजबूरी ये थी कि हमारा जो व्हाट्सएप वाला ग्रुप है जो बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में बगावत हो गई, मतलब आज बिल्कुल क्रांति आ गई। और आशु जी ने कहा क्रेडिट पॉलिसी आके जा चुकी है। क्रेडिट पॉलिसी के पैनल पे मैं खुद बैठा था और मैंने उसका विश्लेषण कर दिया है। अब क्रेडिट पॉलिसी खत्म होने के बाद शर्ट पहनना बंद, टी शर्ट पहनी जाएगी। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि मेरी टी शर्ट पे चाय गिर गई थी, इसलिए मैंने टी शर्ट पहनी है। हमने कहा भाई अब इतना मजबूती से आशु जी कह रहे हैं तो आशु जी की बात माननी पड़ेगी। और देखिए हम सब आशु जी की बात मानकर आपके सामने रंग बिरंगे कपड़ों में इस वक्त टी शर्ट में फ्राइडे मूड में आ चुके हैं। तो आशु जी फ्राइडे मूड बनाने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी बात देखिए हम सब सुनते हैं। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। इसका मतलब यह है कि अगर आप अच्छी बात करें, तेजी की बात करें तो देखो सब कितना अच्छी जल्दी से सुन लेते हैं। जी आशु जी जी नहीं अनिल जी थैंक यू, मतलब सीरियसली आपने ये बात मान ली। अनिल जी आपने फॉर्मल बोला था कि पॉलिसी के लिए, अब तो RBI गवर्नर हमारे को ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं, ना हम उनको देख रहे सुन रहे हैं, तो फ्राइडे मूड में वापस आना था। अनिल जी देखो ना कितनी अच्छी अच्छी कॉल्स निकल के आती हैं जब आप टी शर्ट में होते हैं। तो एब्सोल्युटली, बिल्कुल कॉल्स बहुत बढ़िया बढ़िया आ रही है और अच्छी कॉल्स आने का सिलसिला है बरकरार। अगला बिल्कुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी ये स्टॉक के बारे में हम पिछले मतलब 1.5 महीने के पहले काफी बात कर रहे थे और काफी टाइम तक बात कर रहे थे, और पिछले 1 महीने से ये स्टॉक आउट ऑफ रेंज चला गया है और वापस मेरे रडार पर आया है। स्टॉक है BHEL 75 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेक किया है इसने अभी 75 पे एक फ्लैग पैटर्न बना है। मुझे लगता है ये 84-85 तक एक 10 रुपए की मूव 1 से 2 दिन में देने के लिए तैयार है। 75-50 जो करंट भाव है यहाँ पर ले 70 के नीचे का स्टॉप लॉस, 84 का टारगेट, टाइम फ्रेम 2 डेज। ओके तो ये है आपके लिए भेल में खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से। 10 रुपए की तेजी, क्या बात है, 84-85 एकदम गजब। तो भेल खरीदेंगे वागले साहब। आइए खबरों वाले शेयर जानते हैं कुशल से। कुशल है तैयार हमारे साथ स्टॉक्स इन न्यूज बताने के लिए। बिल्कुल अनिल जी, तो यहाँ पर सबसे पहले जो नतीजे आते हुए दिखे हैं अभी मार्केट आज के दौरान, वहां पर फोकस रखिए। भारत फोर्ज नंबर्स जो हैं हमारे अनुमान से भी काफी बेहतर साइड पर आते हुए दिखे हैं। खासकर आय अगर आप देखें तो 881 करोड़ से बढ़कर 1307 करोड़ पर आई है। साथ ही कंपनी की मार्जिन भी हमारा अनुमान करीब 23-24% का था, उसके मुकाबले 27.5% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं और 145 करोड़ का अनुमान मुनाफे का था, उसके मुकाबले 205 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज किया है। साथ ही बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर नंबर्स जो है मिले जुले साइड से ऊपर देखने को लग रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप कंपनी का जो घाटा है वो देखें करीब
करोड़ का था, उसके मुकाबले 250 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कंपनी की एसेट क्वालिटी देखें तो 3.35% इनफैक्ट ये आती हुई दिखी है 2.46% से बढ़कर। तो यानी कि एसेट क्वालिटी में जो है हमें गिरावट देखने को मिली है और आय भी जो है 3,800 करोड़ से घटकर करीब 2936 करोड़ होती हुई दिख रही है। इसके अलावा कुछ एक खबरें हैं मेरे पास जिसमें माझगांव डॉक और L&T फोकस में रहेंगे। एएनआई के हवाले से खबर आई है और इंडियन नेवी के प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है और 6 कन्वेंशनल सबमरीन के लिए ये टेंडर जारी करने को मंजूरी मिली है। इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत टेंडर दिया गया है। फर्स्ट ऑन जी हमने आपको गुजरात फ्लोरो पर बात बताई थी कि गुजरात फ्लोरो के लिए जो बड़ी खबर का डेवलपमेंट हुआ है, रूस से आने वाले PTFE पर एंटी डंपिंग ड्यूटी 31 अक्टूबर तक बढ़ती हुई दिखी है। तो यहाँ पर इनके लिए एक पॉजिटिव खबर आई है। और दूसरी फर्स्ट ऑन जी चीज हमने आपको खबर बताई थी HOCL पर। यहाँ पर भी हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स के लिए बड़ी खबर आई है। यहाँ पर फिनाइल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी 31 अक्टूबर तक यहाँ पर भी बढ़ाई गई है। तो इनके लिए दोनों कंपनियों के लिए पॉजिटिव खबर हमने आपको सबसे पहले बताई है। इनफैक्ट NBCC यहाँ पर NBCC और सुरक्षा रियल्टी आज अपनी बोली सौंपेंगे। JP इंफ्रा के कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को ये बोली सौंपी जाएगी और यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि शाम 5 बजे तक क्या फैसला निकल कर आता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। इनफैक्ट ये जो बोलियां हैं ये शाम 5 बजे तक सौंपी जाएंगी। और अंत में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए खबर है कि यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर मुनाफा कमाने की जो सीमा है ये सरकार ने तय कर दी है। इनफैक्ट जो ड्रग प्राइस रेगुलेटर है NPPA उन्होंने ये फॉर्मूला तय किया गया है और ऑक्सीजन अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर ट्रेड मार्जिन 70% से अधिक नहीं होगा, ऐसा ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी ये मैन्युफैक्चर करती हैं उनसे रिलेटेड ये खबर है। तो ये है आपके लिए सारी खबरें आज बाजार खुलने के बाद जो आई हैं आपके सामने। ओके, तो इन खबरों पर रहेगा फोकस रहेगा ढेर सारे स्टॉक्स पर। और एक और स्टॉक जो बड़ा जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है वो है अदानी एंटरप्राइजेस। 6% का दमदार उछाल, गजब की तेजी यहां पर होती दिख रही। विश्वेश जी जरा इसके चार्ट्स देखिए और दीजिए इस पर राय। विश्वेश जी, ये एनर्जी वन साइडेड मूव है और इनफैक्ट अगर आप ये वीक की बात करें तो 1300 से 1600 हो गया है। 1700 पे माइनर हर्डल है जहाँ पे 11.25 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन बस यही एनर्जी लॉट साइज काफ़ी बड़ा है, तो अगर इंट्राडे में ट्रेड करता है तो मुझे लगता है आप फ्रेश एंट्री 1700 के ऊपर करनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड पुल बैक अगर आता है और 1660 मिलता है तो मेरे हिसाब से वहाँ एंट्री करनी चाहिए। आई थिंक दिस इज अ नॉन स्टॉप काउंटर है। मेरे हिसाब से यहाँ पर फंडामेंटल ओपिनियन भी मैटर करेगा क्योंकि वैल्यूएशन मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस पर आए। आइए अगला बिल्कुल विश्वेश जी के लिए ही विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। अनिल देखिए खरीदारी की राय है ग्रासिम में अभी 1500 रुपये के आसपास चल रहा है और 1500 के कॉल ऑप्शन में 6 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है और एक अच्छी पैटर्न बनी है, ब्यूटीफुल पैटर्न बनी मैं सकूँगा जिसे कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। आज के दिन में हमने ऑलमोस्ट लास्ट 3 महीने की हाइस ट्रिपल टॉप जिसको कहते हैं उसे ब्रेकआउट दिया है और मुझे ऐसा लग रहा है विद अ वॉल्यूम, आज का वॉल्यूम लास्ट 4 दिन के वॉल्यूम से ज़्यादा है। 1500 के कॉल में ओपन इंटरेस्ट है जहाँ पे शॉर्टिंग है और अगर ब्यूटीफुल पैटर्न है तो मुझे लगता है दिस इज स्टॉक विच इज आउट परफॉर्म ऑलरेडी, तो यहाँ से और चलना चाहिए। तो ग्रासिम में एनर्जी 1470 के स्टॉक से खरीदना चाहिए और 1540 और 1580 के टारगेट मेरे हिसाब से अगले वीक में हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए। काफ़ी अच्छा चार्ट है मेरे हिसाब से। दिस इज समथिंग विच यू शुड रोटेट इन अ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। एक बार बोलो। चलिए, तो ये है आपके लिए ग्रासिम में खरीदारी करने की राय विश्वेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। 1470 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1550 1580 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। आइए मुलाकात करते हैं सेठी साहब से। इससे बढ़िया हो नहीं सकता। घड़ी मिला ले 2:30 बजे, एकदम सही वक्त पर सेठी साहब के लिए बिल्कुल। बताएं सेठी साहब आज क्या कॉम्बिनेशन है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज एक कैश मार्केट का स्टॉक है, एक फ्यूचर्स का स्टॉक है, दोनों में खरीदारी करनी है एज यूजुअल। तो शुरुआत किसके साथ करेंगे बताएं सर। अनिल जी, जो पहले कैश मार्केट का स्टॉक के बारे में रिकमेंड करना चाहूंगा उसको
कैश मार्केट का जो आज का स्टॉक है अनिल जी, एक दमदार कंपनी है। हालांकि बहुत बार ज्यादा चैनल पे डिस्कशन नहीं होता है। इस स्टॉक को मैंने पहले भी रिकमेंड किया हुआ, बट बहुत पहले दिसंबर के महीने में रिकमेंड करा था। अनिल जी, स्टॉक का नाम है पोकरना, जो कि अभी 352 के लेवल पे ट्रेड करता है स्टॉक। ये 10 दिसंबर को मैंने 172 के लेवल पे रिकमेंड करा था और वहां से डबल हो गया स्टॉक। बट आज भी इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। एक जबरदस्त कंपनी है, 3 बिजनेस सेगमेंट है इनके। एक है ग्रेनाइट का, दूसरा इंजीनियर्ड स्टोन जिसको कि प्रोडक्ट को क्वार्ट्ज बोलते हैं, वो बनाती है कंपनी, और तीसरा टेक्सटाइल में इनका स्टैंजा करके ब्रांड है, शर्ट का ब्रांड है स्टैंजा, वो ये कंपनी बनाती है। भारत की सबसे बड़ी पॉलिश्ड ग्रेनाइट एक्सपोर्टर है, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, फुल्ली ऑटोमेटेड। फिर इनका जो क्वार्ट्ज वाला बिजनेस है, जो इंजीनियर्ड स्टोन है, वो एक जबरदस्त बिजनेस है और इस प्रोडक्ट की एक बहुत ही अच्छी डिमांड है इंटरनेशनली। यूएस के मार्केट में खास करके जो होम्स और रियल एस्टेट में जो डिमांड है, उसके कारण से इस प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। और इस कंपनी का, एक इटली की कंपनी है ब्रेटन, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज है उनकी, ब्रेटन स्टोन टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी के लिए एक्सक्लूसिव टाइप है भारत में इस कंपनी का। और इनका जो प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है क्वंत्रा, जो कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, प्रीमियम प्राइस मिलती है। फिर यूएसए ने इस जो प्रोडक्ट है क्वार्ट्ज के चाइना से जो इंपोर्ट होते थे उस पर कुछ महीनों पहले 250% की ड्यूटी लगा दी, तो उसका भी एक फायदा मिलना है। और इस कंपनी ने हाल ही में आइकिया, जो कि एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी फर्नीचर की चेन है, उनके साथ भी टाई अप किया। उनके कस्टमर्स को ये अपने क्वार्ट्ज जो प्रोडक्ट है वो बेचते हैं। एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है वो विशाखापट्टनम में है। और उसके अलावा इन्होंने एक नया प्लांट अभी हैदराबाद में शुरू किया है, जिसका वो जनवरी में शुरू किया, जो कि मार्च क्वार्टर में उसका भी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। दमदार फंडामेंटल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, रीजनेबल डेट है। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी इसमें करीबन 7% हिस्सेदारी ओन करता है। तो स्टॉक का मेरे शॉर्ट टर्म में टारगेट है 375 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना है 340 रुपए का। और बाकी ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ये स्टॉक भी मेंटेन करना चाहिए। इसमें मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में 500 तक के लेवल से स्टॉक में बिल्कुल देखे जा सकते हैं। सेठी साहब, टारगेट तो बदलना पड़ेगा, ये वाला नहीं चलेगा। हो गया 371। देखो आपके सामने बात करते करते देख लीजिए। अनिल जी, तो फिर यही जो मैंने बोला कि जिनको अब अगर सही समय पे आ गया हो तब तो फिर 380, 85, 90 के भाव आजकल में आ जाने चाहिए। उसमें अगर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ट्रेडर। बाकी लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है इस तिमाही के नतीजे का बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। डेट अभी आई नहीं है, बट जिस तरह के होम सेल्स के नंबर्स हैं वहां पे, और ये जो होम सेल्स के जो प्रोडक्ट, और जहाँ पे दुनिया ने चाइना +1 की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी है, मुझे लगता है इस कंपनी के नतीजे तोड़फोड़ होने चाहिए। एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर बहुत ही अच्छा उछाल स्टॉक में बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। तो चलिए, बहुत बढ़िया और जबरदस्त एक्शन आता हुआ दिख रहा है सेठी साहब की इस बेहतरीन पिक पर। और वाकई में जो फंडामेंटल सेठी साहब ने बताया उस हिसाब से स्टॉक में एक्शन आना स्वाभाविक है। बताएं सर, अब एफएनओ वाला स्टॉक आपका बाकी है, बताइए सर। हाँ अनिल जी, एफएनओ का जो स्टॉक है आज थोड़ा कंट्रारियन है। जो लोग जिस सेक्टर पे अभी पसंद नहीं करते, बट उस सेक्टर से मैंने पिक किया, मेटल सेक्टर से। और वहां से मैं आज रिकमेंड करने जा रहा हूँ एनएमडीसी को, जो कि अभी जून के फ्यूचर्स 191-92 के लेवल पे ट्रेड करते हैं। एक दमदार कंपनी है, कंपनी के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। मैं तो इस स्टॉक पे 110 के लेवल से रिकमेंड करता हूँ और 3-4 बार मैंने पिछले 3-4 महीनों में रिकमेंड करा है। और वहां से तो हमने 210 तक के हाई इस स्टॉक में देखे। वहां से करेक्शन हुआ है इन लाइन विद अदर स्टॉक्स इन द मेटल स्पेस, बट इसके इस तिमाही के नतीजे नहीं आए हैं। और मेरा ये मानना है कि आयरन ओर की जिस तरह की डिमांड है और जिस तरह के प्राइजेस आयरन ओर के बढ़े हैं, दमदार नतीजे होंगे। और एक और जो ट्रिगर था कि इनका जनवरी के महीने में इनकी कर्नाटका में जो डोनीमलाई माइंस है उसमें ऑपरेशन शुरू कर दिया, तो वॉल्यूम्स का भी जो बढ़त है उसका भी फायदा इस क्वार्टर में मिलेगा। कंपनी के फंडामेंटल्स का तो कुछ बोलना ही नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 53%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21%, एक जीरो डेट कंपनी है। दिसंबर क्वार्टर में भी तोड़फोड़ नतीजे थे, 2108 करोड़ का प्रॉफिट था वर्सेस 1374 करोड़ ईयर ऑन ईयर। 5.5 रुपए के करीब का डिविडेंड देती है कंपनी। तो सब कुछ है फंडामेंटली। और बाकी अब मेटल्स में जैसे ही तेजी होगी और या फिर इसके नतीजे की डेट आएगी तो मुझे लगता है इसमें एक अच्छा बिल्डअप होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मेरा 205 रुपए का टारगेट है और 185 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए
NMDC यहाँ पर रखनी है नजर, और यहाँ पर कुछ खबरें भी हैं जिस पर हम थोड़ी देर में फोकस भी डालेंगे। बट सेठी साहब की तरफ से दो बेहतरीन पिक्स और दोनों पर देखिए क्या जबरदस्त रिएक्शन आ रहा है। वायदा कारोबार में NMDC पर खरीदारी की राय है और साथ ही कैश मार्केट से पोकरना पर सेठी साहब खरीदारी की राय दे रहे हैं। और पोकरना पर तो ऑलरेडी एक बड़ी मूव आ चुकी है, पर इवेंचुअल टारगेट भी सेठी साहब के काफी बड़े हैं इस काउंटर पर, तो नजर रखनी है दोनों पर। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी दो बेहतरीन पिक्स देने के लिए। आइए देखते हैं बाजार पर क्या व्यू बनाना चाहिए आपको इस समय। चलते हैं अनिल जी के पास स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, ग्लोबल बाजारों में थोड़ी सुस्ती है आज, जो वो मई का जॉब्स डेटा आने वाला है। और पिछली बार हमने देखा था जब अप्रैल का जॉब्स डेटा आया था तो अनुमान बहुत ज्यादा था, फाइनल डेटा बहुत कम आया था और उससे बाजार में एक्चुअली बड़ी तेजी आई थी। इस बार अनुमान भी ज्यादा है और लोग कह भी रहे हैं कि पिछली बार का एबरेशन था, इस बार अच्छा ही डेटा आएगा, तो इसलिए थोड़े सुस्त हैं ग्लोबल बाजार इस समय। डाउ फ्यूचर्स लगभग 30 पॉइंट्स नीचे दिख रहे हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट हैं। यूरोप के बाजारों में आप सुस्ती देखने पर कोई भारी गिरावट नहीं है सर, 0.2-0.3% की वीकनेस है। और एशिया की अगर बात करें तो चीन सपाट बंद हुआ, हांगकांग मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ और जापान के बाजार में भी कुछ बड़ा एक्शन नहीं था। तो थोड़े क्वाइट हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं ग्लोबल बाजार। हमें क्या करना चाहिए सर? दीप, इंतजार करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए रेंज के किसी एक सिरे पर आने का, और वहां पर आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए। और वो कैसे? 15,575, 15,625 ये आपके लिए खरीदारी की रेंज है। अभी आप चल रहे हैं 15,650 के आसपास, 625, 600, 575 इस लेवल पर आप एक लॉट खरीदना है तो 600 पे ले लें, 3 खरीदना है तो तीनों 25-25 पॉइंट के लेवल पर ले लें। इस रेंज में आपको खरीदना है। 15,675, 15,725 इस 50 पॉइंट की रेंज में बेचना है। 675 पे एक बेचे हैं, 700 पे दूसरा, 725 पे तीसरा, क्योंकि डेटा आपको ये बता रहे हैं कि आप 15,700 के ऊपर बंद नहीं हो पाएंगे। 44 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, जिसमें 25 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो अच्छी खासी जमकर कॉल राइटिंग हुई है 15,700 पर। मुझे सबसे बढ़िया बात दीप ये दिख रही है कि आजकल वीकली एक्सपायरी में जो ऑप्शन का इंटरेस्ट बना है, कल भी हमने देखा, परसों भी देखा, जबरदस्त। तो मतलब ऑप्शंस में ट्रेडर्स फुल एक्टिव हो गए इस वक्त निफ्टी के, तो गजब का एक्शन आता दिख रहा है, पार्टिसिपेशन गजब है। और निफ्टी के डेटा का एनालिसिस करने का मजा ही तभी आता है जब ज्यादा से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हो, तो वो एक बाजार की सामूहिक सोच का आपको पता चलता है डेटा में। डेटा है क्या? यही तो है ना कि सारे मिलकर जो ट्रेड कर रहे हैं उस ट्रेड का सार क्या है। तो इसलिए जितने ज्यादा डेटा होते हैं उतना मेरे लिए आसान काम हो जाता है बाजार के डायरेक्शन को ठीक ठीक भांप पाना। तो क्लियर कट ये दिख रहा है 15,700, 725 की रेंज में सप्लाई है, अच्छी खासी कॉल राइटिंग होकर बनी है, तो उसके ऊपर बाजार जाएगा नहीं। 15,600 हल्का सपोर्ट लेवल है, जहां पर आपके लिए 26 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन छोटा है, लेकिन वहां पर रुकना चाहिए, यानी कि 15,575 से 15,625 की रेंज में। तो आज आप इसके बीच में ही कहीं कहीं क्लोजिंग होते देखेंगे, और उसके बीचों बीच में ही है, तो कोई बहुत बड़े फायरवर्क्स निफ्टी में ऊपर या नीचे की तरफ नहीं है। तो अगर इस रेंज के पहले किसी एक तरफ आ जाए तो हम ट्रेड लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी बहुत इंटरेस्टिंग डेटा दिख रहा है। डीप बैंक पहले मतलब बहुत कम ऐसा होता है, जैसे आज तो हमने वीकली सीरीज की शुरुआत की, राइट? माफ कीजिएगा, वीकली सीरीज की शुरुआत में आप सोचिए क्या हो रहा है। 35,500 ये है बैंक निफ्टी का लेवल, जिस लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में भी है और पुट में भी है। दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 35,500 पर है। 35,500 पर पुट है 13 लाख शेयर, कॉल से 18 लाख शेयर, तो कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है और आप हैं नीचे, तो थोड़े पुट राइटर्स यानी कि तेजी की पोजीशन करने वाले फंसे हुए हैं बैंक निफ्टी में। और अगला अब छोटा सपोर्ट जो है वो 35,100 के आसपास है। तो मेरा ये समझना है 35,075 से लेके 35,150 बैंक निफ्टी पर ये सपोर्ट का काम करेगा। इस रेंज में आए तो खरीदारी करनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 34,900 का। 35,425, 35,525 की रेंज में बैंक निफ्टी पहले ऊपर आ जाए तो वहां पर शॉर्ट कर दीजिए या प्रॉफिट बुक करिए, ये आपके लिए ऊपर की रेंज है। तो 35,425, 35,525 सारे स्पॉट लेवल बता रहा हूं, फ्यूचर्स नहीं, कैश लेवल बता रहा हूं। इस रेंज में बेचना है और नीचे में 35,075 से 35,150 की रेंज में खरीदना है। ये सिंपल इस स्ट्रेटेजी के साथ चलें तो कोई आज के करेक्शन से ज्यादा डरने घबराने की जरूरत है नहीं। ये सिंपल सा करेक्शन है, बहुत रनिंग करेक्शन है, जो इतने 4 दिन आपने 5 में से 4 दिन लाइफ हाई बनाया, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, बस वही आती दिख रही थी, सिंपल।
बिल्कुल, तो लाइफ हाई के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, बट कोई परेशानी की बात नहीं है। निफ्टी पर तो अच्छे एंट्री के लेवल्स भी मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी पर जैसा अनिल सोपा भी कह रहे थे, दोनों तरफ के ट्रेड के मौके हैं, तो उसका फायदा उठाना है। तो चलिए नजर रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी, एक्शन भरपूर है, हल्का से बाजार जरूर फिसले हैं ऊपरी स्तरों से, थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है। पर एक स्टॉक जो इस हफ्ते जबरदस्त एक्शन में रहा है, पिछले 2-3 दिनों में अगर आप देखें तो 12-13% की रैली दिखा चुका है। वोडाफोन आइडिया लंबे समय बाद इस स्टॉक पर आया है मूव, और क्या है कुछ खबरें या फिर ट्रिगर्स जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया में फाइनली एक्शन दिख रहा है, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। दीपांशु, देखिए वोडाफोन आइडिया में आप देखिए पिछले 2-3 दिनों से लगातार एक्शन बना हुआ है। इनफैक्ट कल हम देख रहे थे तो पिछले 2 दिन में 10% की तेजी थी, और आज भी सुबह जब हम नोट कर रहे थे तो करीब 3-4% की तेजी यहां पर बनती हुई नजर आई। तो थर्ड स्ट्रेट डे रहा वोडाफोन आइडिया में तेजी का, और इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है कि जून अंत तक कहीं ना कहीं अब कंपनी को फंड जुटाने की जो कोशिश है और जो फोकस है वो लगातार इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप जो बैंक्स हैं जो लेंड इनको कर रखे हैं पैसे, वहां से कॉमेंट्री आती हुई दिख रही है। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि मार्च तिमाही में जो लेंडर्स हैं उन्होंने अपनी तरफ से काफी प्रोविजन जो है राइट बैक किए थे, इस वादे पर कि जो कंपनी है वो फंड जुटा लेगी आने वाले कुछ समय में। तो कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही थी, पर अब बड़ा कंसर्न वापस से बैंकों की तरफ से लौटता हुआ दिख रहा है कि उनको जो प्रोविजनिंग है वो फिर से हो सकता है जून तिमाही में करनी पड़े, अगर अब तक अभी उनका फंड रेज नहीं होता है तो। इनफैक्ट ये अपडेट भी आप देखिए सितंबर 2020 से लगातार वोडाफोन आइडिया को लेकर फंडिंग की खबरें चल रही थी, काफी सारे निवेशकों से वो बात भी कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं अभी तक वो चीज मटेरियलाइज होती हुई नहीं दिखी है। इनके बोर्ड ने सितंबर 2020 में 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी भी दी थी, पर अभी भी कुछ भी मटेरियलाइज नहीं हुआ है। आप देखिए 4-5 बड़े निवेशकों के साथ इनकी बातचीत ऑलरेडी जारी है, जिसमें ओक हिल का जो कंसोर्टियम है वो है, साथ ही यूएस के कई प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, इसके अलावा सीपीपी आईक्यू और सीपीडीक्यू समेत गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल के साथ भी इनकी बातचीत जारी है, पर अब तक ऑन द टेबल कुछ भी नहीं आया है। पर और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो फंड जुटाने की प्रक्रिया है और जो इंटेंसिटी है वो लगातार वोडाफोन आइडिया में बढ़ती जा रही है। और ये क्यों, आप देखिए एजीआर बकाया जो इनका भुगतान करना है, इनको जो सालाना आधार पर इंस्टॉलमेंट पे करनी है, एक वो चीज है। दूसरा आप देखिए जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली काफी बेहतर है, और वो अपने 4G और 5G ऑपरेशंस को और स्टेबलाइज कर रहे हैं, और यहाँ पर जो लगातार ग्राहक टूट रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए या उसको रिटेन करने के लिए इनको लगातार पूंजी निवेश अपने ऑपरेशंस में भी करने होंगे। और तीसरी बड़ी चीज FY23 में करीब 15,500 करोड़ का स्पेक्ट्रम इंस्टॉलमेंट का भुगतान भी इनको करना है। तो उसके पहले काफी सारी जो ड्यूज हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको पूंजी जुटाने की आवश्यकता होगी, नहीं तो सब्सक्राइबर काउंट जो है और गिरते हुए नजर आएंगे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया में पिछले 3-4 दिनों से तेजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया में पूरा का पूरा एक्शन। बंसल जी, इस पूरे हफ्ते हमने बात भी करी और 8 रुपए के लेवल पर हम स्पेक्युलेट भी कर रहे थे कि क्यों चल रहा है। अभी कुशल ने बताया कि कुछ ट्रिगर्स आ रहे हैं कि फाइनली फंड रेजिंग पर को लेकर इन्हें अब डिसीजन करना जरूरी है। 8 से तो ऑलमोस्ट 10 के करीब आ गया बंसल जी, अब यहां से और अपसाइड मोमेंटम देखते हैं। बिल्कुल दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, और यहाँ पर क्या है, अब 10 रुपीज एक हर्डल है दीपांशु, टेक्निकली 10 रुपीज एक हर्डल है। 10 रुपीज के लेवल ऊपर में टूटेंगे तब एक नेक्स्ट अपमूव शुरू होगा, बट नीचे में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बना है, और एक वीकली चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, जो कि संकेत करता है एक बड़े रिवर्सल की तरफ। तो जिनके पास है होल्ड करे, करेक्शंस पर और ऐड करने की राय होगी। और दीपांशु डिस्क्लेमर है, मैंने अभी 2-3 बार पहले भी बोला है, 8 रुपए 50 पैसे 55 पैसे के अराउंड मैंने अभी रिसेंटली इसमें ऐड करा है, और अभी कुशल की सुनने के बाद तो आई एम मोर देन हैप्पी। स्टॉक भी मोर देन 12% अप है, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूं। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह है, और पसंद तो है ही बंसल जी को ये स्टॉक, कई बार वो हमें बता भी चुके हैं इसके बारे में। तो नजर रखते हैं वोडाफोन आइडिया, फाइनली लग रहा है कि अब फंड रेजिंग को लेकर इन्हें डिसीजन लेना ही पड़ेगा। आइए कुछ और शेयर्स जहां पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। मजगांव डॉक और L&T, इनके लिए आई है आज दोपहर को एक बड़ी खबर। क्या है ये खबर, आइए जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताएं क्या चल रहा है स्पेस में।
दीपांशु, देखिए बहुत बड़ी खबर आती हुई दिखी कि नौसेना को जो है रक्षा मंत्रालय से 6 पनडुब्बी के लिए टेंडर प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई और काफ़ी बड़ा ऑर्डर होगा ये प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत। अगर आप देखें तो इस ऑर्डर की वैल्यू 40 से 50 हज़ार करोड़ के आसपास होगी और सरकार की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी के तहत ये पहला ऑर्डर होगा। और प्रोजेक्ट 75 इंडिया खास इसके लिए क्योंकि मौजूदा जो सबमरीन्स शामिल है स्कॉर्पियन सबमरीन्स उससे ज़्यादा बड़ा होगा, 50% ज़्यादा, और तकनीकी लिहाज से भी अगर आप देखें तो बहुत ही अपडेटेड होगा। इसमें करीब 18 हैवी टॉर्पीडो लॉन्च करने की क्षमता होगी। और जैसा कि आपने बताया कि 2 स्टॉक्स इन पर खास फोकस करना है क्योंकि इनका ही फायदा है, इन्हें ही जो है ऑर्डर मिलता हुआ नजर आएगा, L&T और मज़गांव डॉक। लेकिन इन कंपनीज को जो है 5 कंपनियों में से किसी एक के साथ जो है स्ट्रैटेजिक करार करना होगा, विदेशी कंपनियों के साथ। एक एक करके मैं आपको नाम बता देता हूं। सबसे पहले तो कि रूस की कंपनी है, इसके अलावा नेवल ग्रुप है, फ्रांस की कंपनी है, इसके बाद थाइसन ग्रुप जर्मनी की जो कंपनी है उनके साथ इनको करार करना होगा। और भी कुछ 2 कंपनीज हैं जहां पर इन्हें स्ट्रैटेजिक करना होगा। लेकिन अगर आप देखें तो अपॉर्चुनिटी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि नौसेना की जो है 18 और ऐसी सबमरीन्स की ज़रूरत है, तो ऑर्डर आगे भी जाके मिलते हुए नजर आएंगे। और मज़गांव डॉक को अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट 75 के तहत ये ऑलरेडी स्कॉर्पियन सबमरीन बना रहे हैं और 6 में से 4 सबमरीन नौसेना में इनकी शामिल किए गए हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स के लिए अगर आप देखें तो आगे बढ़िया अवसर आ रहे हैं। बिल्कुल, मज़गांव डॉक, L&T इस पर नज़र रखिए। और मज़गांव डॉक तो अनिल जी भी कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, थोड़ी देर में उनसे एक व्यू भी लेते हैं। पर उससे पहले बागले साहब एक कॉल देने के लिए तैयार हैं। बिगुल बागले का बंडर। बताएं बागले साहब। दीपांशु, एक कैश कॉल है, स्टॉक का नाम है BEPL, बंसाली इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड। 183, 184, 180, अभी 185 का भाव है। 185 से 182 तक ट्राई करें, ये रेंज है बाइंग की। 175 का स्टॉप लॉस। मुझे ये स्टॉक 200, 205 तक जाते हुए दिखता है। 3 से 4 दिन का टाइम फ्रेम होना चाहिए। ओके, तो 200 से 205 के लेवल्स पर आपको ये काउंटर जाते हुए दिख रहा है। अच्छा मूव आ रही है BEPL भंसाली इंजीनियरिंग, एक और बढ़िया पिक वागले साहब की तरफ से। और कैश काउंटर है ये, नज़र रखिए जिस तरह से इस पर मूवमेंट आ रहा है। BEPL पर आप नज़र रखिए, आइनियोस स्टाइरोल्यूशन पर भी नज़र रखिए। ABS से जुड़ी ये दोनों कंपनी है और जब भी एक में मूव आता है हम देखते हैं कि दूसरा भी उस समय रिएक्ट करते हुए दिख सकता है। तो BEPL, आइनियोस स्टाइरोल्यूशन दोनों पर रखिए नज़र। पर BEPL पर आपके लिए खरीदारी की राय है वागले साहब की तरफ से। थोड़ी देर में लेंगे अनिल जी से कल के 2000 की पिक, जानेंगे कि उनको क्या पसंद आ रहा है। रेलीगेयर पर तो उन्होंने ऑलरेडी एक शानदार पिक हमें दी है, उस पर अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। अब देखते हैं कल के 2000 के लिए कुछ और व्यू है कि नहीं। आइनियोस पर भी रखिए नजर, 6.5% की तेजी इस काउंटर पर भी आ रही है। पर आइए आशु जी को क्या पसंद है ये देख लेते हैं। बिगुल आशु जी के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी। नहीं दीपांशु, कुछ नई कॉल नहीं है। मैं अनिल जी से जो अभी वो निफ्टी का बता रहे थे तो बिल्कुल सिमिलर व्यू था दीपांशु। मॉर्निंग में जो 700 के प्लस की निफ्टी की थी कि निफ्टी में एक सबड्यूड रिस्पांस रहेगा और ये 550, 550 तक जा सकता है। तो प्रिसाइजली दीपांशु उसी के लिए मैं अनिल जी से बोलना चाहता था, जो स्प्रेड बनाया है शांति वाला, 750 की एक लेके 550 की 2 बेची थी 25 रुपए में। अभी कोई दीपांशु वो बनाता है तो 35 रुपए में बन रही है और मंडे को सुबह मुझे लगता है 50-60 रुपए हो जाएंगे। तो 25 रुपए लगा के मुझे लगता है कि इसमें 2 या 3 गुना पैसे भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैं वो निफ्टी स्प्रेड का अपडेट देना चाहता था और इसलिए देना चाह रहा था कि क्योंकि वो बिल्कुल इन लाइन विद अनिल जी का व्यू था जो बता रहे थे कि ऊपर में फटीग आ रहा है। तो कोई मंदी वाली बात नहीं है। अभी जो ओवरऑल व्यू है दीपांशु के इंडेक्स से बाहर एक्शन ज़्यादा होगा और ये जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं इनमें ज़रूर बने रहना चाहिए, इनमें एक्शन ज़्यादा होगा। इंडेक्स में इतना एक्शन नहीं लग रहा। ऑन द कॉन्ट्री आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी या निफ्टी में और डिप भी हमारे को देखने को मिल सकते हैं और उस डिप के चलते जिन स्टॉक्स की हमने बात की अगर वो नीचे मिलते हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी बाय की। स्टॉक्स अभी भी लेके चलने हैं सब। ये है आपके लिए राय मार्केट के एक्शन पर। अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको हाथ से जाने नहीं देना है, ये आशु जी की क्लियर सलाह आती हुई दिख रही है। थोड़ा बाजार सुस्ती वाले जरूर हैं, वीकेंड से पहले हल्की सी मुनाफा वसूली हो रही है। आइए बिगुल वागले साहब के लिए माफ कीजिएगा, वागले साहब से तो कॉल ले ली है। बिगुल पहले अनिल जी के पास चलते हैं कल के 2000 के लिए।
दीप, खरीदारी करने की राय है और वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। यहाँ पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में कुछ बड़ा एक्शन होने की संभावनाएं साफ नजर आ रही है और ऐसे में जो कुछ तेजी दिख रही है उसका फायदा उठाने के लिए आप, चूंकि अब स्टॉक भाग काफी चुका है, सबने रिकमेंड भी किया है, मैं 245 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दूंगा। 16-17 रुपए के आसपास होना चाहिए मेरे हिसाब से। लास्ट मैंने देखा तो 15.5-16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो ये एक 245 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदे, 10 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर की तरफ के जो टारगेट बनेंगे वो बनेंगे, पहला टारगेट होगा 23 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 30 रुपए का, 23, 30, 35 और 45। ये 4 टारगेट रखें। टारगेट मैं बड़े बड़े दे रहा हूं क्योंकि अगर कुछ बड़े डेवलपमेंट हुए, जिस तरह का स्टॉक मूव दिखा रहा है, तो फिर आपके लिए ऑप्शंस में रिस्क कम हो जाएगी। ऑप्शंस का अपना आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें। सीरीज की शुरुआत ही है, अभी तो पहला ही हफ्ता निकला है, पूरा महीना बाकी है, 3 हफ्ते आपके पास हैं हाथ में, तो इसलिए आपके पास वक्त पूरा है। सारी एनबीएफसी स्टॉक्स में मजबूती दिख रही है। रिस्क 6-7 रुपए से ज्यादा की नहीं है, जो कि आईबुल हाउसिंग जैसे वोलेटाइल स्टॉक के लिए आप एकदम रीजनेबल मानकर चलेंगे। तो मेरा ये समझना है, आपको सिंपल काम ये करना चाहिए, 245 रुपए का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदें और 23, 30, 35 और 45 ये 4 टारगेट रखें। स्टॉप लॉस 10 का रखें। और अगर जिनको लगता है कि भाई हमें थोड़ी रिस्क कम करनी है, तो आप चाहें तो 270 रुपए का या 265 रुपए 70 रुपए के आसपास का एक कोई और कॉल ऑप्शन सामने बेच भी सकते हैं, अगर आपको अपनी कॉस्ट कम करनी है तो। नहीं तो आप सिंपल है 5-6 रुपए 7 रुपए की रिस्क के हिसाब से एक कॉल ऑप्शन खरीदकर आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करें। ये आपके लिए एक अच्छा ट्रेड हो सकता है मेरी तरफ से। तो मुझे लगता है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में जिस तरह से लंबा एक एक्शन बड़े समय के बाद बनता हुआ दिखा है, ये कुछ बेहतरीन एक्शन दिखा सकता है। इसी कॉल ऑप्शन पर एक बार जरा मैं सुमित जी से भी राय लेना चाहता हूँ। सुमित जी हमारे ऑप्शंस वगैरह बहुत देखते रहते हैं। सुमित जी जरा इस कॉल ऑप्शन पर राय दीजिए अपनी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 245 का कॉल ऑप्शन। देखिए अनिल जी, स्टॉक के अंदर कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही है उसको देखते हुए लगता है कि जैसे ही स्टॉक 250 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होगा तो एक बड़ा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आएगा, मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाएगा और ये स्टॉक 2020 के हायर लेवल्स पे आ जाएगा। ऐसा होने पे ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बढ़ेगा और हो सकता है मतलब 40 से 50 रुपए की तेजी भी हमको इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में आने वाले दिनों में देखने को मिले। तो यहाँ पे बिल्कुल बने रहना है। और आपने जो ऑप्शन दिया है 245 वाला, उसके अंदर बिल्कुल मेरे को फिलहाल कोई दिक्कत नहीं लग रही है। 250 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 260 से 275 रुपए तक का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ऐसा होने पे आपने जो टारगेट्स दिए हैं वो इजीली अचीव होने के चांसेस है। स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग पसंद आ रहा है सारे एक्सपर्ट्स को। अनिल जी ने यहाँ पर आपको ऑप्शंस के जरिए स्ट्रैटेजी दी है। किरण जी वागले साहब ने भी आपको कहा है यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और इंडिया बुल्स ग्रुप के बाकी स्टॉक्स पे देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग तो वायदा कारोबार के 10% के सर्किट पर इस समय अटका हुआ है, 15 मिनट बाद अगली मूव आएगी। पर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर नजर रखिए, धानी पर नजर रखिए, यारी डिजिटल पर भी नजर रखिए। इन सभी स्टॉक्स पे आप एक्शन दे रहे हैं, बल्कि धानी और यारी भी 5-5% के सर्किट पर इस समय अटके हुए हैं और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर भी लगभग 6% की मूव आती हुई दिख रही है। तो जबरदस्त एक्शन इस ग्रुप के स्टॉक्स पर चल रहा है। आइए एक बिगुल चार्ट कॉर्नर का राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है एनएमडीसी और एनएमडीसी को मैंने और कुणाल जी ने 195 के अराउंड रिकमेंड किया था एज अ स्पेशल पिक। बड़े टारगेट्स दिए थे, उसके बाद 15-16 का हाई लगाने के बाद एक करेक्शन ट्रिगर हुई थी और आज चार्ट पर एक बड़े उस करेक्शन के खत्म होने के संकेत है। तो बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल हो रहा है, अप ट्रेंड को रिज्यूम करा। और जैसे अभी सेठी जी ने पॉइंट्स कवर करे थे, 2 पॉइंट्स ऐड करूंगा। जैसे नतीजे तो अच्छे आने, बट नतीजों में एक चीज की स्पेकुलेशन चल रही है मार्केट के अंदर की हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एनएमडीसी अपनी हिस्ट्री के अंदर इन नतीजों में रिपोर्ट करेगा। और दूसरा यह बड़ा ट्रिगर है नागरनार स्टील प्लांट का डीमर्जर और टेक्निकली एक ब्रेकआउट है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए एक बुलिश सॉसर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है दीपांशु। चार्ट पर स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, मेटल्स में दोबारा से तेजी बन रही है, जेएसडब्ल्यू स्टील में तेजी है, टाटा स्टील में तेजी है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। यहां पर एनएमडीसी के चार्ट पर बाय करके चले। स्टॉप लॉस यहां पर 188 पर 188 का स्टॉप लॉस लेकर के बाय करना है। जो पहला टारगेट है 200 रुपए का, दूसरा टारगेट 205 रुपए का। एनएमडीसी में खरीदारी कराए।
बिल्कुल, तो एनएमडीसी पर है खरीदारी की राय। सेठी जी अभी आपको इस पर 205 के टारगेट्स दे रहे हैं। राकेश जी, कुणाल जी को भी फाइनल टारगेट्स 205 के पसंद आ रहे हैं और स्टॉक में भी अच्छा एक्शन है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, इस पर राय देना चाह रहे हैं किरण जी। उनके टारगेट तो हिट हो गया पहले वाला और एक और कॉल भी है, तो बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। नहीं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का जो चार्ट पैटर्न है ना, बहुत ही बेहतरीन है। और अभी अभी अनिल जी ने और भी सपोर्ट किया है ये कॉल देके। तो अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो मुझे लगता है कि अगले शुक्रवार के पहले हम 300 के ऊपर के लेवल्स टेस्ट करते नजर आ जाने चाहिए। 300 ये कैजुअल लेवल्स रहेंगे, क्योंकि जो ट्रायंगुलर, बहुत बड़े ट्रायंगुलर पैटर्न अगर देखते हैं तो ये पहला टारगेट 300 का आता है जो पोजिशनली है। तो मेरा मानना है कि 300 के टारगेट्स मान के चलने चाहिए इंडिया बुल्स हाउसिंग में। उधर रिव्यू लेने की सलाह है, क्योंकि एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अभी जो बाय करना है वो ऐसे ही कुछ स्टॉक है, टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स में मुझे लगता है कि टाटा केमिकल्स में भी बहुत शानदार ब्रेकआउट आ रहा है। एक अच्छे रेंज से ये भी बाहर निकल रहा है, ये भी पोजिशनल कॉल रहेगा। और दीप, मेरे टारगेट्स पोजिशनल के लिए अगर आप सोमवार मंगलवार का वक्त देते हैं तो कैजुअली आपको 560 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। उधर एक रिव्यू रहेगी। और दूसरा टारगेट जो मेरे सामने आ रहा है वो 780 का है। तो ये बड़े टारगेट्स का प्ले करने की सलाह होगी, शॉर्ट टर्म नहीं। अगर डिलीवरी मार्क करनी है तो डिलीवरी मार्क कर सकते हैं। ऐसा एक चार्ट पैटर्न टाटा केमिकल्स में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो टाटा केमिकल्स पर भी कन्विक्शन बढ़ रहा है एक्सपर्ट्स का। आज सुबह पिक ऑफ द डे था वागले साहब की तरफ से, उन्होंने भी बड़े टारगेट्स दिए। किरण जी भी अब 780 के टारगेट्स दे रहे हैं। और आशु जी, आपको भी आज टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। टाटा मोटर्स पर आपने स्प्रेड दिया और सुबह टाटा केमिकल्स की भी कॉल थी, दोनों पर बढ़िया मूव सर। दीपांशु, बिल्कुल, मैंने टाटा केम सुबह भी बोला था और अभी भी शो के शुरुआत में फिर बोला था कि बिल्कुल लेके बैठ जाएं। इसमें इतनी अच्छी करेक्शन मिली हुई है, फिर मौका नहीं मिलेगा, बहुत ऊपर के भाव मिलेंगे। डिलीवरी उठा के चुपचाप बैठ जाए, नहीं तो 1000 शेयर का लॉट है, वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। और टाटा मोटर तो दीपांशु 330 क्रॉस होते ही, बीच का मुझे तो बीच का कोई मतलब हर बार ऐसा बोलते हैं। आज इंडिया बुल्स को देख रहा हूं तो मुझे पुराना 250 के ऊपर का याद आ गया, जब बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखा था और उसके बाद 200 के भी नीचे आ गया था। तो दीपांशु, वो पुराना क्या कहते हैं थप्पड़ पड़ा हुआ है ना, तो कभी कभी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वो मार्केट आपको चेक में रखती है, बट उसी उसमें टाटा मोटर मुझे अगला भाव ही 400 का नजर आ रहा है कि इतनी बड़ी मूव आ सकती है। तो बिल्कुल स्प्रेड तो उनके लिए जिनको लॉट लेना है, लेकिन अगर कोई मैनेज कर सकता है तो प्लेन वनीला डिलीवरी उठा के रख लें, सब कुछ रख लें, कोई भी उसमें मुझे दिक्कत नहीं लगती। अनिल जी आपसे एक सवाल है मेरा। जी बोलिए। अनिल जी, हम ऑटोज की बात करते हैं अक्सर, मतलब कल एक हमारा अनिल जी वेबिनार हो रहा था, तो उसमें मेरा एक आपके कभी कभी मासूम से क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरा एक सवाल था कि देखिए, हम ऑटोज में बुलिश होते हैं। मैंने कहा था कि ऑटोज में सबसे बेस्ट पेंट ऑफ डिमांड रहती है कि जिसने पहले गाड़ी लेनी थी, आज लेनी है, कल लेनी है, और तीनों जब खुलेगा तो ले लेंगे। तो ऑटोज तो वो बिल्कुल पेंट ऑफ डिमांड पूरी कर लेते हैं। अनिल जी, मेरा क्वेश्चन ना मारुति के लिए था। मारुति, अनिल जी, मुझे जैसे वो प्राइवेट बैंक्स और PSU बैंक का फर्क था, तो मैं हमेशा बोलता था 2-3 साल पहले कि कौन लोग हैं जो PNB कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ इंडिया में जाके अकाउंट खुलवाते हैं। मतलब नया पैसा, नया निम्स, नया कासा, तो ये सब प्राइवेट बैंक्स में ही है। मतलब मुझे तो पिछले 10 साल में HDFC, एक्सिस, ICICI, इसी तरह से अनिल जी, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप गाड़ी देखने की बात करें, मैं आपसे इसलिए भी पूछा था कि सारे पैनलिस्ट आज भी हम बैठे हैं, इन सबके पास कोई गाड़ी होगी। मुझे नहीं लगता अनिल जी कि मारुति कोई बहुत ज्यादा गाड़ी लेने जाता है। मतलब आज जितनी गाड़ियां अवेलेबल हैं, दूसरी हुंडई की, किया की, पहली चीज तो SUV, तो कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले टाइम में मारुति अपना मार्केट शेयर लूज कर जाए और वो मतलब वो जैसे मतलब स्टेट बैंक तो नहीं, लेकिन PSU बैंक, ऑटो का PSU बैंक ना बन जाए। तो मेरा अनिल जी ये क्वेश्चन था आपसे, मतलब चार्ट्स और टेक्निकल नहीं है, ये एक फंडामेंटल लॉन्ग टर्म राय है कि अगर इसमें कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं आती है, या फिर अगर कोई एंट्री लेवल में अगर इसका वो चलता हो। बट अनिल जी, मैं तो अपने सर्कल में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और मैं चाहता हूं कि आप सारे पैनलिस्ट से भी पूछें कि किसी के पास भी कोई मारुति ब्रांड की कोई गाड़ी है, तो कहीं ना कहीं अनिल जी क्वेश्चन यही है कि 8000 भी जा सकता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर में फंस जाए, क्योंकि वो पुरानी ग्लोरी जो होती है एक स्टॉक की। तो इसलिए अनिल जी मैं आप मारुति के बारे में समझना चाहता था।
नहीं, इसमें दो चीजें है आशु जी। वो बात सही हो सकती है कि शायद हम में से बहुत लोगों के पास मारुति की गाड़ियां ना हो और ज्यादा के पास दूसरी हो, मारुति ना हो, लेकिन मारुति का पेनिट्रेशन है। पहली चीज तो ये कि मार्केट शेयर घट सकता है। मार्केट शेयर घटना कोई बड़ी बात नहीं अगर कोई मार्केट लीडर है। जैसे LIC का मार्केट शेयर एक जमाने में आपके लिए 100% ही, जब सेक्टर ओपन अप होगा तो नेचुरली मार्केट शेयर घटेगा, लेकिन पेनिट्रेशन बढ़ रहा है तो पॉलिसी पहले से ज्यादा ही बेच रहे हैं, चाहे इतने सारे प्लेयर्स आ गए। सिमिलरली मारुति भी भले ही ठीक है शहरों में या एफ्लुएंट क्लास जो ज्यादा सिर्फ महंगी गाड़ियां खरीदते हैं लग्जरी, वहां कम बेच रहे हैं। आप गांव में जाइए, गांव में तो अभी भी छोटे शहरों में, गांव में एक मतलब मेरी जहाँ शहर है वहां मारुति के 2-2, 3-3 शोरूम हो गए, एक के बजाय वहां 3-3 शोरूम है। तो वैसा हाल है। तो मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल नंबर ऑफ कार्स वो कम बेचेंगे। तो हाँ, रिस्क अगर हो सकती है, डिसरप्शन हो सकता है तो इलेक्ट्रिक कार से हो सकता है। इलेक्ट्रिक कार से सबको एक बराबर डिसरप्शन है, ऐसा नहीं कि खाली मारुति को है। तो वो एक रिस्क मुझे नहीं पता, अगर उसकी वजह से सारे ऑटो स्टॉक्स की कोई परेशानी हो जाए, हालत खराब हो जाए तो वो मालूम नहीं। बाकी तो मुझे फिलहाल इतना ऐसा डर नहीं लगता कि हाँ शहरों में अगर कम भी बिक रही है तो बाकी जगह। अब तो आजकल क्या है, एक जमाने में तो साइकिल भी लग्जरी होती थी, आजकल कार नेसेसिटी हो गई है, तो वैसा वाला हाल है। तो अब सब लोग मतलब छोटी जगहों में खरीद रहे। बंसल जी भी विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, मैं आशु जी को क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। देखिए अनिल जी, टाटा मोटर पे पहली बात तो अनिल जी डिस्क्लेमर ये है, हमने भी बाय कॉल दिया हुआ है, 600 के टारगेट दिए हुए हैं। अनिल जी, अगर आप टाटा मोटर को मारुति से कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए दो तरीके हैं कंपेयर करने के। एक तो जिस तरीके से आशु जी कर रहे हैं, अगर आप मार्केट कैप टू टर्नओवर मारुति और टाटा मोटर का कंपेयर करते हैं तो उस हिसाब से तो टाटा मोटर का भाव 2000 होना चाहिए। बट दूसरी तरफ फिर इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी 50% गाड़ी जो है मतलब कि वो मारुति की बिकती है। दो में से एक गाड़ी मारुति की है और दूसरा मारुति में डेट नहीं है, टाटा मोटर में डेट है। तो अनिल जी, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो अगर पेनिट्रेशन की बात करें तो आप जितने टायर 3 सिटीज में जाएं या छोटी जगह पे जाएं तो वहां मारुति की गाड़ी ही मिलेगी आपको। हाँ बिल्कुल बराबर है। तो छोटी जगहों में अभी भी मारुति का जलवा बरकरार है और गाड़ियां खरीदी जा रही है। और डेफिनेट। अच्छा, विश्वेश जी की भी विशेष टिप्पणी है मारुति पर। जी विश्वेश जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, मैं आशु जी से एक दो चीज में तो कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। रिसेंटली अभी अभी थोड़े टाइम पहले थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ था वेव 1 के बाद। तो अगर आप ऑटो शोरूम पे जाते हो दिवाली के टाइम पे, मुझे बहुत अच्छे से याद है नवरात्रि थी, तो अनिल जी मारुति के शोरूम पे कोई नहीं था। जो मैक्सिमम पीपल थे, इवन द फर्स्ट टाइम बायर दे वर एट द किया शोरूम। तो आई थिंक आशु जी, आई एम अग्रीइंग विथ यू कि दैट न्यू फैंसी कार्स जो किया के सोनेट और जो उनकी दूसरी नई गाड़ी है मेरे हिसाब से, दे आर फैंटास्टिक एंड द अमाउंट ऑफ लग्जरी दे आर गिविंग यू इनसाइड इज मोर। दूसरा, मैंने रिसेंटली अभी उदय कोटक जी का और उनका स्टेटमेंट सुना था। उन्होंने कहा था अगर अगले 10 सालों में 50% ऑफ द न्यू कार इज गोना बी इलेक्ट्रिक कार। तो टू एन एक्सटेंट थॉट टू पॉन्डर है। मेरे ख्याल से ऑफलाइन डिस्कशन भी होना चाहिए इस बारे में। मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड कंपनी, बट एट द सेम टाइम स्ट्रक्चरल चेंजेस डेफिनेटली एनर्जी। तो मुझे लगता है चेंजेस वुड बी फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस, अ न्यू कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर लाइक किया एंड ऑल। सेकंड, इलेक्ट्रिक कार्स आर गोइंग टू कम इन अ बिग वे। अब मारुति क्यों लॉन्च नहीं कर सकता, दैट इज समथिंग वी कैन डील। बट मुझे लगता है कंपनी शायद अगर इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करते देन इट इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट पेनिट्रेशन। सो आशु जी, आई एम अग्री विथ यू, बट दिस नीड्स लार्जर डिस्कशन मेरे हिसाब से। ओके, तो ये है आपके लिए मारुति पर हमारी विशेष चर्चा। एक और विशेष चर्चा हमारे सारे एनालिस्ट को और एक्सपर्ट्स को दिखाइए जरा पैनल पे। आप में से किसी ने पांडा के दर्शन किए? पांडा वो एक होता है ना, पांडा एक जानवर होता है जो आमतौर पर चिड़ियाघर में दिखता है। किसी ने देखा है? कुंग फू पांडा देखा है। ओके, कुंग फू पांडा वो, अरे वो बच्चों के लिए। विश्वेश जी क्या करते हैं? बच्चों का हक मत छीनिए, वो उनके लिए कुंग फू पांडा। आप कहाँ देखने में लगे रहते हैं? अच्छा, बाय द वे, अगर मैं आपको ये कहूं कि पांडा का और स्टॉक मार्केट का एक, पांडा और स्टॉक मार्केट के बीच में कनेक्शन है, आप दंग रह जाएंगे। एक ऐसी स्टोरी हम आपको बता रहे हैं कि एक पांडा प्रेग्नेंट हो सकता है या हो सकती है, जो भी आप बोल रहे हैं, जैसा आपको जो जेंडर रखना है रखते हैं। आमतौर पर बोलने के लिए हम बोल सकते हैं हो सकता है, और उसके चलते कोई शेयर चढ़ जाए, भाग जाए, चल जाए, है ना, सरप्राइजिंग। तो ऐसी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बता रहे हैं कुशल। कुशल बताइए क्या है कहानी और कौन से शेयर भागे हैं इस खबर के चलते?
अनिल जी बिल्कुल काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिस तरह से आपने भूमिका बनाई है। आप देखिए यहाँ पर जो प्रेग्नेंट पैंडा की खबर है उसकी वजह से 2 रेस्टोरेंट स्टॉक्स में जो जापान के हैं वहां पर दमदार तेजी हमें देखने को मिली है। सबसे पहले यहाँ पर स्टोरी में आपको बता दूं कि जापान के बाजार में जो टोटेनको नाम की रेस्टोरेंट कंपनी है वहां पर कल के सत्र में हमने करीब 29% का उछाल देखने को मिला। और ये इसलिए क्योंकि जापान में टोक्यो में जो उएनो जू है वहां पर एक पैंडा है जिसकी ऐसी खबरें आ रही है कि वो प्रेग्नेंट हो गया है। और जापान के जू में जो पैंडा है वो एक मेन अट्रैक्शन रहता है। तो कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं आज इस चीज को देखते हुए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डिमांड है जू में जो फुटफॉल्स होंगे वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और उसको ध्यान में रखते हुए जू के आसपास के जितनी भी रेस्टोरेंट कंपनियां हैं वहां पर अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। एक और फ्रेंच रेस्टोरेंट चेन है वहां पर, उसका भी जो नाम है वो सियोकेन नाम की एक रेस्टोरेंट कंपनी है वहां पर एस्टैब्लिश्ड, उसके शेयर में भी हमें करीब 11% का उछाल देखने को मिला। तो दोनों ही रेस्टोरेंट कंपनी में सिर्फ इस बात से कि जो पैंडा है वो प्रेग्नेंट हुआ है और एक बड़ा अट्रैक्शन है पब्लिक के लिए वहां पर, इन दोनों शेयरों में दमदार तेजी हमें देखने को मिली कल के सत्र में। इनफैक्ट यहां पर हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ है। मेन चीज ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि 2017 में सिमिलर सिनेरियो हुआ था जब ये जो पैंडा है शिनशिन उसने एक जो है एक पैंडा को जन्म दिया था जियांग नाम का 2017 में, और ये जून 2017 की बात कर रहा हूं। और सिमिलर सा रिएक्शन आपको जो स्टॉक्स है रेस्टोरेंट जो भी उनके जो लिस्टेड कंपनी है टोटेनको वहां पर हमें सिमिलर रिएक्शन देखने को मिला था। तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ हमें इस बारी फिर से देखने को मिला है। अरे कुशल, लेकिन ये पैंडा है कि पांडा? नाम क्या है इसका, सही सही बताओ। अनिल जी मैं बचपन से तो पैंडा ही बोलता आया हूँ, अब पांडा है तो इसको करेक्ट किया जाएगा। बचपन से पैंडा बोलते हैं, हम तो बचपन से पांडा बोलते हैं। अब बदलना है तो हमें बताओ। दीप, नाम क्या रखा जाए इसका? अनिल जी दोनों ही ठीक है सर, जो भी नाम रखना है रख सकते हैं। बड़ी बात हो गई कि क्या भारत में भी कभी हम ऐसा पैंडा देख पाएंगे वो बात है, बट दोनों ही कह सकते हैं सर, कुछ वैसा नहीं है। नहीं, देख क्यों नहीं पाएंगे? देखो हमारे दर्शक इतने बढ़िया हैं दीप। देखिए एक हमारे दर्शक हैं हमारे ट्विटर पे बाबा, वो कह रहे हैं कि सर रेड पैंडा है सिक्किम में, आप आइए कभी सिक्किम में, हम आपको दिखाएंगे। देखो इनविटेशन तक आ गया, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे मतलब इतना प्यार है लोगों का कि सामने से फटाक से आप देखिए ट्वीट आ गया कि आइए आप पैंडा देखने आ जाइए। तो मैं और विश्वेश जी पांडा बोलेंगे और दीप और कुशल पैंडा बोलेंगे, बाकी आपको जो बोलना है बोले। लेकिन देखो शेयरों को बढ़ने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए, बिना किसी बहाने के बस एक सुराग चाहिए कि जू में ज्यादा लोग आएंगे तो रेस्टोरेंट में खाएंगे पिएंगे, उसी के चक्कर में शेयर 25% भाग गए। ये है कमाल स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट का कमाल आप देख ही रहे, जबरदस्त देख रहे हैं। कुछ और स्टॉक जो एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं उन पर करिए फोकस। और एक और स्टॉक देखिए यहां पर जबरदस्त खरीदारी होती दिख रही, वो है जीएसपीएल, गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। और ये स्टॉक हमने एसआईपी स्टॉक में आपको रिकमेंड भी किया था कुछ समय पहले। वहां से स्टॉक में देखिए तगड़ी उछाल आज 310 की बनती दिख रही है। मेरे ख्याल से हमने थोड़े समय पहले 150-60 के आसपास, अगर मुझे अच्छे से याद है, तो हमने इस स्टॉक को रिकमेंड किया था। तब से स्टॉक में बड़े 185 रुपए पर, माफ कीजिएगा 185 रुपए पर 12 मई को रिकमेंड किया था। ये है नहीं सॉरी, ये दूसरा था। 259 रुपए में रिकमेंड किया था 3 मार्च को। 259 260 रख लीजिए राउंड फिगर में। 260 से ये 50 रुपए ऊपर 20% का रिटर्न आपके लिए 3 महीने में आता हुआ इस स्टॉक में। दीप, बिल्कुल सर, जीएसपीएल पर तो जबरदस्त उछाल आते हुए दिख रहा है सर। और ये आपने स्टॉक ऑफ द डे के लिए बात करी थी 260 के लेवल्स पर 3 मार्च को, तब भी टारगेट्स आते हुए दिखे थे, उसके बाद थोड़ा मूव हुआ और अब एक और बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। तो जीएसपीएल नजर रखिए, इस काउंटर पर जबरदस्त तेजी आ रही है। एक बार आज भी चार्ट पर एक राय ले लेते हैं, नतीजों के बाद अच्छा रिएक्शन आ रहा है। सुमित जी आपका सुपर हिट कॉल लेता हूं, उससे पहले एक बार जरा कॉल दे दें जीएसपीएल पर। दीपांशु, जीएसपीएल में पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक के अंदर एक क्लास ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, रिसेंट के हाईज ब्रेक हुए हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है और हैवी वॉल्यूम्स के साथ ये कैंडल फॉर्म हो रही है।
310 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है और टिक जाता है, जो कि मेरे को लग रहा है टिकेगा, तो उसके बाद स्टॉक के अंदर और ऊपर का मूव बढ़ेगा और फिर 320 से लेके 325 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में और भी ऊपर के टारगेट बन रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में एक बढ़िया और बड़ा ब्रेकआउट है। 310 के ऊपर 325 के टारगेट होंगे। ओके, तो ये है आपके लिए GSPL। रखें नजर, बड़ी तेजी आ रही है। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। बाय का स्टॉक है दीपांशु। स्टॉक का भाव चल रहा है 50 रुपए 30 पैसे, 50 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है संघी इंडस्ट्रीज, SANGHI, संघी इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक के अंदर भी एक तेजी का ट्रेंड है। कंटिन्यूसली अपवर्ड राइजिंग चैनल में ये स्टॉक ट्रेंड कर रहा है। हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ये स्टॉक चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर अभी यहाँ से और एक बढ़िया और बड़ा अपसाइड मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर यहाँ से इमीडिएटली ऊपर में जो टारगेट्स बन रहे हैं 55 रुपए से लेके 60 रुपए तक के बन रहे हैं, तो ये स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। और जहां तक मेरे को ध्यान है, ये स्टॉक अनिल जी ने भी पहले बहुत बार रिकमेंड किया हुआ है। तो ये स्टॉक एक कंटिन्यूसली तेजी के ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट, वीकली चार्ट दोनों अच्छे लग रहे हैं इसके। यहाँ से स्टॉक के अंदर तेजी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। 55 और 60 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें। स्टॉप लॉस छोटा सा बैठ रहा है नीचे में 48 रुपए का, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए 48। बिल्कुल 48 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। और ये है स्टॉक कमाल करने के लिए तैयार है। और इसको कमाल करने के लिए वैसे सुमित जी ने बोल दिया तो हो सकता है जल्दी भी हो जाए, नहीं तो सुमित जी आप मंगलवार तक का इंतजार कर लें। अब आप पूछेंगे मंगलवार ही क्यों, क्या कोई शुभ दिन है? वैसे तो मंगलवार हमेशा शुभ दिन होता है, मंगल है, लेकिन इसके लिए ज्यादा शुभ हो सकता है। और वो क्यों हो सकता है वो मैं बता दूं। मंगलवार को आएंगे इस कंपनी के रिजल्ट। हाँ, यही तो बात है ना, रिजल्ट आ रहे हैं। तो मंगलवार को आएंगे इसके रिजल्ट, और रिजल्ट आएंगे बेहद दमदार, शानदार, तोड़फोड़, जो भी आप कहते हो आपकी लैंग्वेज में, वो वाले आएंगे। तो बहुत ही तगड़े रिजल्ट आने की तैयारी में है। और इस रिजल्ट के पहले सांगी इंडस्ट्री हो रहा है मजबूत, और बाकी बचा खुचा काम सांगी इंडस्ट्रीज पर और मेरे अलावा भी आपको चाहिए तो सिद्धार्थ सेदानी साहब का तो फेवरेट है ही, और वो भी सोमवार को होंगे, तो आप उनसे एक बार और ओपिनियन लीजिएगा। लेकिन ऐसा मेरा समझना है बहुत ही तगड़े रिजल्ट्स आने की तैयारी में है सांगी इंडस्ट्रीज के मंगलवार को माफ कीजिएगा, और इसलिए आपको करनी चाहिए खरीदारी 55 और 60 रुपए के टारगेट पर। ये स्टॉक मेरे भी रेडार पे था 2000 के लिहाज से मैं सोचा था, लेकिन मैंने कहा कि अब आज बहुत हो गया, टू मच फॉर टुडे। हाँ, टू मच फॉर टुडे से याद आया, थैंक यू वेरी मच। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के जो आपने कॉल के ऑप्शंस के लेवल देने में जो मदद की सुमित जी, 25 रुपए का टारगेट मेरे ख्याल से हासिल हो चुका है। 245 रुपए वाला जो कॉल ऑप्शन था आईबुल हाउसिंग फाइनेंस का, जो हमने 16-17 रुपए के आसपास रिकमेंड किया था, 25 का पहला टारगेट हासिल हो चुका है। 25 रुपए का पहला टारगेट हासिल हो चुका है। तो अब आप चाहें तो डे ट्रेडर हैं, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं तो रख सकते हैं। 15% ऊपर है। हालांकि मैं सबसे पीछे था इस स्टॉक को रिकमेंड करने के लिए, लास्ट में आया 247-48 का दाम था तब, लेकिन उसके बावजूद वहां से भी अच्छी मजबूती है। और दूसरा सर्किट लगाने की तैयारी में, पहला 10% का सर्किट लगने के बाद अब दूसरा 15% का सर्किट छूने की तैयारी में। और हमारे ऑफिशियल स्टैटिस्टिशियन दीपांशु भंडारी हमें बता रहे हैं सांगी इंडस्ट्री हमारा SIP स्टॉक 44 रुपए पर रिकमेंड किया गया था 30 अप्रैल को। तो ये है एक और स्टॉक जिस पर आपको फोकस करना है। जी दीप। बिल्कुल सर, और उससे पहले भी आपके रेडार पर आ चुका है। 40 के लेवल्स पर भी आपने इस पर खरीदारी की राय दी थी कुछ समय पहले, और फिर ऑफकोर्स हमारा SIP स्टॉक भी था 44 के लेवल पर। 30 अप्रैल को हमने इसके बारे में बात करी थी, और सिद्धार्थ जी भी इसके बात कर चुके हैं। तो सांगी इंडस्ट्रीज लगातार आता रहता है फोकस में, और बड़ी तेजी ये काउंटर आपको दिखाकर भी जाता है। पर एक काउंटर जो पिछले कुछ दिनों से बड़ी तेजी में है, पर आज वायदा बाजार के बैन में हुई है उसकी एंट्री, PNB थोड़ा सुस्त है आज एक्शन में, और इसके आने वाले ओके, तो ये है आपके लिए वायदा कारोबार के बैन में आने और जाने वालों की लिस्ट तैयार है। आशीष हमारे साथ है बताने के लिए कौन से हैं वो स्टॉक्स जो एंट्री एग्जिट करने के मूड में, बैन से बेनिफिट। बताएं आशीष। अनिल जी, 4 स्टॉक फिलहाल बैन में, 4 में से अगर आप देखें तो एक स्टॉक की बैन से बाहर निकलने की संभावना बन रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा। यहां पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो घटकर 81.5% होगी, 81.5%।
80% से नीचे आते ही जो है स्टॉक बैंड से बाहर आ जाएगा। इसके अलावा सेल जो है 92%, सन टीवी भी सिमिलर है 92, और पीएनबी भी अगर आप देखें तो करीब 93% के आसपास जो है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है, यानी तीनों स्टॉक जो है वो बैंड में बने रहेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा बाहर निकल सकता है, नजर रखनी है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को। पूरी संभावना बन गई अब तो, क्योंकि 95% के मार्क को काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रॉस कर लिया है। काफ़ी देर से मैं वॉच भी कर रहा हूँ, यहाँ पर पोजीशन जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अब फिलहाल जो है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बढ़कर 101% हो गई है, तो निश्चित हो गया अब तो कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैन में आएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जिट हो सकता है बैन लिस्ट से। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा बाहर होने की संभावना है और बैन में बने रहेंगे सेल, और बैंक ऑफ बड़ौदा बाउंड्री पे आ भी सकता है, अंदर रह भी सकता है। 80% से नीचे हुआ तो आ जाएगा बाहर, सेल बना रहेगा और बाहर आएगा आपके लिए पीएनबी बाहर आ जाएगा ना आशीष? पीएनबी की तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो अभी भी 92% बनी हुई है, तो पीएनबी की तो संभावना नहीं है। ओ 92 है, सॉरी, ओके सॉरी, तो मतलब बाहर कोई भी नहीं आएगा, राइट? बाहर आया तो बैंक ऑफ बड़ौदा आ सकता है 81.5% बॉर्डर पे। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए इस वक्त बैन की पोजीशन आती हुई। लेकिन पीएनबी नतीजे आने वाले हैं और नतीजे कैसे रहेंगे बताने के लिए देवांशी हमारे साथ तैयार। देवांशी बताइए, रिजल्ट्स कैसे, दमदार हैं कि मतलब ढीले ढाले? बिल्कुल अनिल जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सालाना आधार पर नंबर्स कंपेरेबल नहीं होंगे, क्योंकि विलय होता हुआ दिखाता, तो नंबर्स आपको सीक्वेंशियली कंपेयर करने पड़ेंगे। और अगर आप सीक्वेंशियली देखते हैं तो इस बार ब्याज से आए एकदम फ्लैट रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। 8,370 करोड़ के आसपास आ सकता है, लेकिन जो मुनाफा है उसमें एक बड़ा जंप आपको देखने मिल सकता है। 500 करोड़ से बढ़कर करीब 750 करोड़ का जो मुनाफा है वो पीएनबी की तरफ से आता हुआ दिख सकता है। इस बार ये देखना होगा कि इनकी जो लोन ग्रोथ है अगर वो 1.5% से ज़्यादा बेहतर आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माना जाएगा। असेट क्वालिटी अभी भी दबाव में बनी रहेगी। आप देखिए जो ग्रॉस एनपीएस हैं 14.7% से घटकर 14.5% रह सकते हैं, और साथ ही जो नेट एनपीएस हैं उसमें भी कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है। 5.65% ही वहाँ से घटकर 5.2% आ सकती है। तो कुल मिलाकर अगर असेट क्वालिटी भी बेहतर आती है तो इस पर नजर रहेगी। लेकिन माना जा रहा है कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना जो है इसके चलते एक बड़ा इम्पैक्ट पीएनबी पर आ सकता है। स्लिपेजेस इस बार बढ़ने की पूरी आशंका बनती हुई दिख रही है, लेकिन जो भूषण पावर की रिकवरी है उसके चलते मुनाफे को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। टैक्स भी इस बार कम होगा और इसके चलते भी मुनाफे को सहारा मिलता हुआ दिख सकता है। लेकिन देखना होगा पीएनबी हाउसिंग को लेकर इनकी जो कमेंट्री है वो किस तरह से आती हुई दिख रही है। और एक इंश्योरेंस कंपनी है जहां पे कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना कर रही थी, इस पे अगर कोई कमेंट्री आती है तो ये दोनों को क्लियरली वॉच आउट करना होगा। ओके, तो पीएनबी यहां पर रखिएगा आप नजर नतीजों के लिहाज से। विश्वेश जी के लिए बिल्कुल तैयार है। विश्वेश जी देना चाहते हैं अपनी एक बेहतरीन पिक, और विश्वेश जी पिक दे उससे पहले बता दूं सुमित जी का सांगी इंडस्ट्रीज का पहला टारगेट 55 रुपए का हासिल, साइन सील डिलीवर्ड। एंजॉय योर लाइफ, थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस सुमित जी। और विश्वेश का विशेष बताएं विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, दो पिक है एक्चुअली। तो अगर पहली पिक है वो मैं बात करता हूँ ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में अनिल जी। तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी करनी है कॉनकोर के ऊपर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, करीबन 715 के आसपास चल रहा है। लेकिन जो अच्छी चीज हो रही है अनिल जी कि 700 के ऊपर क्लोज दे रहा है वीकली कैंडल, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है वीक ऑन वीक बेसिस। तो स्ट्रैटेजी ये है अनिल जी, 700 की कॉल बाय करनी है 34 ऑड रुपीज में, और उसके सामने 760 की कॉल बेचनी है जो 12 रुपए में जाएगी। आपकी जो नेट लागत है वो करीबन 22 रुपीज के आसपास आ रही है। मेरा ऐसा मानना है कि कंटेनर कॉर्पोरेशन का जो वीकली क्लोज है दैट इज सो सुपर कि शायद अगले वीक में ये स्टॉक एटलीस्ट 5 to 8% चल सकता है। तो नेकेड फ्यूचर थोड़ा रिस्की हो सकता है, दैट इज द रीजन ओवर द वीकेंड ट्रेड करना है। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन का 700 का कॉल बाय करके 760 का कॉल सेल करके 1:1 स्प्रेड बनाने की सलाह होगी। ओके, तो कौन कौन में यहां पर खरीदारी करने की राय विश्वेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है, इस पर करिएगा फोकस आप। तो ये आपके लिए एक बड़े एक्शन वाला स्टॉक जहां पर आपको ऑप्शंस के जरिए करना चाहिए ट्रेड। इस बीच जयकॉप के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। क्या मुनाफा बढ़ा है, वाह, 3.25 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। और ये है आपके लिए बड़ा एक्शन जयकॉप में आता हुआ दिखा है। जयकॉप के चार्ट्स एक बार जल्दी से वागले साहब आप बताइए, क्योंकि लगातार आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा भी है ये स्टॉक पिछले हफ्ते। बताएं सर इसके चार्ट जल्दी से।
मैं तो बोलता हूँ इसमें लेके भूल जाने वाला पैटर्न है। जो तरह से 120 क्रॉस किया है, मुझे लगता है ये 145 150 कुछ दिनों में या एक आध 2 हफ्ते में जाना चाहिए। आपको 112 113 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट अभी भी आ रहा है। बिल्कुल फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। जे कॉर्प पर बने रहिए इस काउंटर पर, और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा पर भी कुछ समय पहले वागले साहब ने बाय कॉल दी थी। अब जे कॉर्प भी आ रहा है मूवमेंट में, और दोनों स्टॉक्स हम देखते हैं यूजुअली एक साथ ही मूव करते हैं, बट ऑफ कोर्स इस समय नतीजों पर जे कॉर्प पर एक्शन आते हुए दिख रहा है। आइए फिर आखिरी 10 मिनट बाकी हैं, बाजार में है एक्शन। चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। निफ्टी तो प्राज इंडस्ट्रीज ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है, और यहां पर खरीदारी करने की राय दीप इस वजह से है कि देखिए इथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेकर सरकार बहुत सीरियस है। हम लगातार कह रहे हैं कि अभी आपने हाल ही में खबर भी सुनी कि 1 अप्रैल 2023 से 20% इथेनॉल में ब्लेंडिंग होती हुई दिखेगी। लेकिन कल का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है। कल का दिन, कल 5 जून, हाँ, कल सुबह 11 बजे एक बड़ी इवेंट होने जा रही है, और ये है E100 पायलट प्रोजेक्ट। इसका नाम है E100 पायलट प्रोजेक्ट, और प्रधानमंत्री खुद इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और इसमें होगा ये कि जो एथेनॉल की हायर ब्लेंडिंग है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करके इसे आगे बढ़ाया जाएगा। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कल लॉन्च खुद प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि कच्चे तेल के जो बढ़े हुए दाम है, और जिस तरह से सरकार इथेनॉल को पेट्रोल डीजल के लिए, जो पेट्रोल के लिए जो इथेनॉल मिलाने की जो बात है, उसमें जो सरकार का फोकस है वो कल और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इस लिहाज से हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी के एक बढ़िया मौके बन सकते हैं। सोमवार को जब आप आएंगे तो ये खबरें आपको सब जगह मिलेगी। तो आपको 350 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है, 380 और 402 टारगेट के लिए खरीदना है। और इनफैक्ट अगर आप पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो 420 रुपए तक के टारगेट भी रखें। ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार सुर्खियों में था, है और रहेगा। ये एक बड़ा डेवलपमेंट कल होने जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की तरफ से, जहां पर खुद नितिन गडकरी साहब होंगे, पीयूष गोयल साहब, प्रकाश जावड़ेकर साहब, नरेंद्र सिंह तोमर साहब और प्रधानमंत्री जी खुद इस प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन करने वाले हैं, और इसका नाम है E100 पायलट प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट कल इनोग्रेट होने वाला है, और इस प्रोजेक्ट के दम पर आप सारी इथेनॉल से रिलेटेड कंपनियों में तेजी देखेंगे, और साथ ही साथ आप शुगर कंपनियों में भी तेजी देखेंगे। तो इथेनॉल वाली जो कंपनी है प्राज इंडस्ट्रीज, यहां पर एक्शन भरपूर रहने की संभावना है। और प्राज इंडस्ट्रीज लगातार रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। तो जरा कुणाल जी इसके चार्ट देखकर दें अपनी राय। अनिल जी जबरदस्त चार्ट है। अनिल जी लगातार हम लोग प्राज इंडस्ट्रीज का चार्ट देखते हैं, और अनिल जी कई बार कुछ चार्ट होते हैं जिनको देखकर निहारने का मन करता है। तो अनिल जी उस तरह का चार्ट है, लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। आपने खरीदारी की राय दी है। एक गैप बना है यहाँ पर, जिसको अगर आप याद करें तो कुछ समय पहले हमने चर्चा भी की थी, रनवे गैप कहते हैं। और इसका ये होता है कि जितना मूव पहले आया हो गैप के, उतना ही बड़ा मूव गैप के बाद आता है। तो अनिल जी उस लिहाज से चार्ट बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि जो पहला टारगेट है वो 415 420 के रीजन में बनेगा। तो 415 420 तक का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आता है। खरीद करके चलें, स्टॉप लॉस 360 का रखें। बड़ी तेजी का कैंडिडेट है प्राज इंडस्ट्रीज। ओके, बड़ी तेजी का कैंडिडेट प्राज है, लेकिन इथेनॉल के में प्राज के साथ साथ एक और स्टॉक जो हमेशा वो जोड़ी के तौर पर चलता है, जिसका जिक्र करना जरूरी है, और वो है इंडिया ग्लाइकोल। 534 रुपए के आसपास इंडिया ग्लाइकोल है। इस स्टॉक में मूव अभी भी आना बाकी है। जरा इसके चार्ट्स, इससे पहले कि ये स्टॉक मूव दिखाए, एक्शन में आए, जरा सुमित जी इसके चार्ट देखिए। इंडिया ग्लाइकोल, क्या यहां पर भी एक दमदार एक्शन की तैयारी है? जरा इंडिया ग्लाइकोल पर नजर डालिए जल्दी से। बिल्कुल है अनिल जी। 550 का लेवल टूटने के बाद स्टॉक में मोमेंटम और बढ़ेगा, और स्टॉक के अंदर ऊपर में 580 से 600 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी कि यहां से 8 से 10% की तेजी अगले हफ्ते में देखने को मिल सकती है। तो लेके जा सकते हैं इंडिया ग्लाइकोल को। स्टॉप लॉस नीचे में लगाना होगा 530 535 के आसपास का। ओके, 530 535 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ इंडिया ग्लाइकोल में भी खरीदारी करने की राय है। यहां पर भी एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा। आइए, जय ठक्कर हमारे साथ है। वक्त है कैश का ऑप्शन। बताएं जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी।
अनिल जी, निफ्टी का तो कॉल हमारा ऑलरेडी ओपन ही है और निफ्टी तो फ्लैट चल रहा है, तो उसमें तो वो कॉल के साथ हम बने रहेंगे। 15,750 का जो कॉल दिया था मॉर्निंग में, बट अब जो दे रहा हूँ मैं वो है एक स्टॉक ऑप्शन, एंड वो है बजाज फिनांस का 6000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं। 188 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है अनिल जी। एग्जैक्टली 50 पॉइंट्स नीचे का एक स्टॉप लॉस बन रहा है 138 का। सो 188 पे खरीदे, 138 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट ऊपर में जो बन रहा है वो है 246, सेकेंड टारगेट जो बन रहा है वो है 268। 246, 268 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है बजाज फिनांस का 6000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। जो हिसाब से ये स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, सेकेंड डे है अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और अच्छी बढ़त हमें लगभग 6300-6500 तक हमें ये सीरीज में देखने मिलनी चाहिए। 63-6500 के लेवल्स में देख रहा हूँ बजाज फिनांस में, इसीलिए कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। ओके, तो बजाज फाइनेंस इस पर है बड़ी मूव और हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी आपको स्टॉक पर लगातार बाय कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों पर ही अभी किरण जी ने कहा बजाज फिनसर्व पर भी करके चलनी है आपको खरीदारी, और जय की तरफ से बजाज फाइनेंस पर है राय। आइए देखते हैं सुमित जी को क्या पसंद है बिगुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, थोड़ी देर पहले ऑटो स्टॉक्स पे बहुत चर्चा हो रही थी, तो ऑटो स्टॉक्स ही मेरे रडार पे आया है और मुझे टाइम भी मिल गया ऑटो स्टॉक में सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे जो स्टॉक रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 128 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड के अंदर दीपांशु ब्रेकआउट है, पिछले 7-8 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं और अभी ये स्टॉक यहाँ से अगले हफ्ते में परफॉर्म करने को तैयार है। 132 रुपए से लेके 135 रुपए तक के लेवल अशोक लीलैंड में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें 124.50 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑप्शंस में भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। ऑप्शंस के अंदर 130 वाला कॉल अभी 5 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 3.5 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। 7.5 रुपए से लेके 9 रुपए तक के टारगेट नेक्स्ट वीक में अशोक लीलैंड के 130 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्पॉट लेवल्स में 132 से 135 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 124.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें अशोक लीलैंड। एक बिल्कुल, तो अशोक लेलैंड का समय आ गया है एक बड़ी मूव दिखाने का और अभी अभी एक अच्छा स्पाइक भी आते हुए दिख रहा है। कॉल ऑप्शन के जरिए पे खरीदारी कर सकते हैं 130 का कॉल या फिर 132-135 के टारगेट से ले यहां पर आप खरीदारी करके चले। आइए फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी ले लेते हैं अनिल जी से। अनिल जी, मामूली गिरावट है डाउ फ्यूचर्स में। आज मई का जॉब्स डेटा आएगा। यूरोप के बाजार हल्की सी नरमी दिखा रहे हैं। रुपया 73 पर एकदम फ्लैट इस समय है, क्या करना चाहिए सर? कोई समस्या नहीं, तेजी की पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करें। दीप, हमारा तेजी की पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस का जो लेवल था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, उससे काफी ऊपर नहीं, काफी ऊपर बंद होने। देखिए, लॉन्ग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस था 15,550 का, उससे तो बहुत ऊपर 100-125 पॉइंट ऊपर बंद हो रहे हैं। बैंक निफ्टी में हमने जो क्लोजिंग स्टॉप लॉस दिया था 35,300 का, उसके ऊपर बंद हो रहे हैं। तो दोनों स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर ट्रिगर नहीं हो रहे हैं। होल्ड करिए, बिंदास निश्चिंत होकर अपनी लॉन्ग पोजीशन करके। हाँ, रिस्क को आपको मैनेज करने के लिए 15,500 का पुट और 35,000 का पुट, ये दोनों खरीद लें अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, चाहे वो स्टॉक्स में हो चाहे इंडेक्स में हो। इससे हेज कर लें ताकि ओवरनाइट आपकी वीकेंड की रिस्क है वो कवर हो जाए। अदरवाइज आराम से होल्ड करके रहें, कोई टेंशन नहीं। आराम से होल्ड करके चलें, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ी आज मुनाफा वसूली देखिए। आज ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ा शाम को एक्शन हो सकता है, बट हेज बना के रखें, पोजीशन को होल्ड करें, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये है अनिल जी की सलाह। आइए फिर फाइनल क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और ये हफ्ता काफी अच्छा रहा है बाजार के लिए। 4 बार निफ्टी ने नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं, आज भी नए रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली देखी है आपने आरबीआई पॉलिसी के बाद और वीकेंड से पहले। टाटा मोटर्स हाई कन्विक्शन कॉल है हमारे एक्सपर्ट्स के बीच, 336 पर क्लोज हो रहा है। आशु जी ने कहा 330 के ऊपर बड़ी मूव के लिए तैयार। तो जो टारगेट था वो भी आपको हिट होते हुए दिख रहा है। टाटा प्राज पर, माफ कीजिएगा, प्राज इंडस्ट्रीज की जरा चार्ट पुल अप करिए इससे पहले कि मैं बाकी स्टॉक्स के बारे में बताऊं। जो अभी खरीदारी की राय दी थी 380 का जो पहला टारगेट था वो भी आपको हिट होते हुए दिख रहा है। तो बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। नजर रखिए स्पेस पर और जैसा अनिल जी ने कल की जो अहम बैठक है पायलट प्रोजेक्ट के बारे में, वहां से एक्शन बढ़ेगा। 380 का पहला टारगेट था, 383 के लेवल पर प्राज इंडस्ट्रीज अब आपको दिख रहा है, पहला टारगेट हुआ है हिट। इसके अलावा अच्छी मूव आती हुई दिखी है शुगर स्पेस में, तो बढ़िया एक्शन
रहा ही। साथ ही कमोडिटी स्टॉक्स में भी मूव रहा, कुछ मेटल काउंटर्स ने भी बाउंस बैक दिखाया, बट ऑटो स्टॉक्स में बढ़िया तेजी थी। अभी अशोक लेलैंड पर आपके लिए खरीदारी की राय आई। टाटा मोटर्स बड़ी मूव दिखाते हुए, हीरो मोटो एक और काउंटर जहां पर अच्छी तेजी दिखी है। ओएनजीसी कोल इंडिया यहां पर भी बढ़िया मूवमेंट। टाटा कंज्यूमर एक और काउंटर जहां पर आपने अच्छी तेजी आज बनते हुए देखी है। वायदा बाजार में इंडिया बुल्स हाउसिंग, अनिल जी ने यहां पर भी राय दी थी, टारगेट हिट होते हुए दिखे। बाकी एक्सपर्ट्स की भी राय थी, वहां पर भी टारगेट हिट हुए किरण अगले साहब के, और यहां से और बड़ी छलांग इंडिया बुल्स हाउसिंग लगाने को तैयार है। आज का स्टॉक ऑफ द डे यही रहा है, 15% की तेजी। अदानी एंटरप्राइजेज, यूनाइटेड ब्रूअरीज, LIC हाउसिंग फाइनेंस, पीरामल, वोडाफोन, NMDC, HPCL, साथ ही M&M फाइनेंस, यूनाइटेड स्पिरिट्स और टाटा केमिकल्स कुछ और बेहतरीन कॉल्स आपके। अनिल जी, माइल्ड गिरावट के साथ बाजार बंद हो रहे हैं, पर जिस तरह से कुछ स्टॉक्स में एक्शन है, लग नहीं रहा कि सर तेजी वाला दिन नहीं था। लग रहा है कि तेजी तो चौतरफा है। जिस तरह से काफी सारे सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, स्पेशली फाइनेंशियल्स में बैंक्स को में सुस्ती थी, बट जो हाउसिंग फाइनेंस और बाकी NBFCs का एक्शन है वो भरपूर रहा सर। दीप, तेजी वाला दिन कहाँ से नहीं, हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल्स देखिए, सबकी कॉल्स और सारे कॉल्स हिट हुए हैं। रैली गियर हम सोच नहीं सकते, 115 वाला रैली गियर सोचे, 122 माफ कीजिएगा, 122.23 पर रिकमेंड किया, 135 का टारगेट किया, उससे भी ऊपर 20% का सर्किट लग गया। बैंक ऑफ इंडिया का भी पहला टारगेट रिजल्ट था, 85 रुपये का टारगेट हिट हुआ। आईबुल तो देखिए कॉल्स के टारगेट हिट ही हो गए, 25 रुपये का टारगेट हिट हुआ, सर्किट लगा, 15% का भी लगा। प्राज भी देखिए बात करते करते आपका देखिए 15 रुपये तो कम से कम ये बढ़ गया, 20 रुपये बढ़ गया, इनफैक्ट 380 का पहला टारगेट वहाँ पर भी आ गया। तो ये तो एकदम मिड केयर स्मॉल कैप शेयरों में तो ज़बरदस्त एक्शन चल ही रहा है। और जो हम कह भी रहते हैं, आपको ध्यान हो कि अब ये अप्रैल और मई का जो महीना है वो जून तक एक्सटेंड होगा, इसलिए एक्सटेंड होगा कि रिजल्ट सीजन खत्म नहीं हुआ। थैंक यू सेबी को कि उन्होंने रिजल्ट सीजन जो 1 महीना एक्सटेंड कर दिया। तो अभी भी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, जब तक नतीजे आते रहेंगे ना तब तक ये रिजल्ट सीजन में ये सारे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर चलते रहेंगे और जबरदस्त एक्शन होता रहेगा। तो अभी भी इनमें अगले हफ्ते के लिए जान बची है, स्टीम बची है, जूस बचा है। जो शब्द आप मतलब इस्तेमाल करते हैं, जो आपको पसंद हो, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये शुद्ध हिंदी भाषा में कहे तो अभी भी ऊपर जाने की जगह बची है, अपसाइड बची है, और वही होता दिखा है। चलिए, सेंसेक्स बहुत अच्छे लेवल पर बंद हुआ है, जो याद रखना आसान है, 52,100। निफ्टी भी याद रखना आसान है, 15,670, और बैंक निफ्टी भी याद रखना आसान है, 35,291। थोड़ा सा नीचे बंद हुआ, आपको 35,300 की जो हमारी क्लोजिंग लेवल पर जो स्टॉप लॉस है उसके आसपास ही, तो इसे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ ना समझे, क्योंकि एकदम वहीं पर बंद हुआ है। एडजस्ट क्लोजिंग होने के बाद थोड़ा सा नीचे आके। आइए, बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपको बता दूं। कमोडिटी बाजार के लिए कैसा रहा हफ्ता और अगले हफ्ते क्या कुछ होना है एक्शन, इस पर खास शो वीकेंड राउंड अप कमोडिटी स्पेशल, अभी बस थोड़ी देर में 4:30 बजे। 5 बजे आपकी खबर, आपका फायदा। बहुत देरी से ही, भले ही टाइम लगाओ, लेकिन हमारे देश में 5G ट्रायल होने जा रहा है और दुनिया के 61 देशों में इसका ट्रायल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर फिर एक बड़ा सवाल आ रहा है रेडिएशन को लेकर। जितने ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उतना रेडिएशन ज़्यादा होता है। जूही चावला पहुंची है दिल्ली हाई कोर्ट में, और इस दलील के साथ कि 5G से होने वाला रेडिएशन इंसानों के लिए ठीक नहीं है। हालांकि साइंस के हिसाब से अभी तक इसके सबूत है नहीं। ऐसे में सवाल ये कि क्या 5G से होने वाला रेडिएशन इंसानों के लिए खतरनाक है, इसके पीछे कोई लॉजिक है, रिसर्च है, या फिर ऐसे ही? इस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ेंगे, जो पद्मश्री हैं, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर रमाकांत देशपांडे साहब, जो इस विषय पर गहरी पकड़ रखते हैं। RN प्रभाकर साहब होंगे, पूर्व मेंबर ट्राई के, जो टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं, और BK सिंगल साहब तो हैं ही जाने माने टेलीकॉम एक्सपर्ट। इन तीनों से करेंगे चर्चा हम आज शाम 5 बजे। 5G पर फसाद क्यों, ये है हमारे शो का नाम, मिस मत कीजिएगा। और बाकी तो आप हमेशा की तरह वो शो देखेंगे रात को 8 बजे, हमारा इंडिया 360 डिग्री, मिस मत कीजिएगा। तो ये है आपके लिए वीकेंड सेशन, जहाँ हल्की सी कमजोरी के साथ बाजार बंद हुए, लेकिन इसे मत देखिए उस बात को कि दिन के दौरान आपने एक नया हाई बनाया है, 15,733 का ऐतिहासिक दिन। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ऐतिहासिक स्तर भी छुए हैं और बंद भी हाईएस्ट लेवल पर हुए हैं। तो ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का रुझान आज भी भरपूर बरकरार, फर्स्ट क्लास, ये आपके लिए होता हुआ दिखा है। चलिए, आप सभी से विदा लेने का वक्त है। आशु सर, थैंक यू वेरी मच, हमें फ्राइडे मूड में लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो कुछ जरूरत से ज़्यादा मूड में, एकदम फ्लोरेसेंट, मतलब ये कलर कैसे पसंद करते हैं आप? मतलब क्या सोच के आपने ये कलर चुना? आप और बंसल जी थोड़े से कम रह गए फ्लोरेसेंट, वो भी होने की कोशिश में थे। ये मतलब हिम्मत हो जाती है कैसे ये खरीदने की आशु जी, या कोई गिफ्ट में आया है?
नहीं अनिल जी, आपको मालूम है कि मैं ना रैल्फ लॉरेन मेरा फेवरेट ब्रांड है, तो अनिल जी वो ब्लू ब्लैक ग्रे इतनी सारी हो जाती है कि उसके बाद जब जाते हैं तो हर साल, मतलब इस साल 2 साल से तो पिछले साल नहीं गए, तो यूएस में जाते हैं तो देखते हैं कि कौन से कलर रह गए हैं, तो वो फिर लगता है बार बार वही कलर ले लें, तो अनिल जी जो बाकी कलर्स होते हैं ना फिर वही उठा लेते हैं। तो मतलब अनिल जी वो मेरा ऑलमोस्ट सारे कलर हैं, रेड ऑरेंज ब्लू ग्रीन कोई भी होगा। अब नेक्स्ट टाइम कुछ और डिफरेंट नया कलर डालता हूँ अनिल जी। वाह, अच्छा कुणाल जी कुछ कह रहे हैं आपको। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अगर इतनी परेशानी हो रही है आशु जी को कलर चूज करने में, तो उनकी जानकारी क्या ले लीजिए। हमारे पास किसी भी कलर की नहीं है रैल्फ लॉरेन की टी शर्ट, तो आइंदा लेने वाले हो तो अनिल जी हमारा भी ख्याल रखें। देखिए एक चीज है नहीं, इस मामले में मुझे एक चीज कहनी पड़ेगी। पिछली बार जब अमेरिका गए थे आशीष जी, मेरे लिए तो एक रॉल्फ लॉरेन की ब्लू कलर की टी शर्ट लेके आए थे। हाँ, लेकिन मैं भी एक चीज कहना चाहता हूँ आशीष जी, मेरे पास भी सिर्फ ब्लू कलर की है। इतना मैं भी कह सकता हूँ, आप लाए तो जरूर, लेकिन है मेरे पास भी सिर्फ ब्लू कलर के। कब जा रहे हैं वापस अमेरिका सर? अनिल जी नेक्स्ट टाइम सबके लिए, अनिल जी नेक्स्ट विजिट में सबके लिए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसी तरह से हम आपस में एक दूसरे को वादे करते रहते हैं, और बाकी इन वादों का हाल चाल क्या है वो तो आपको पता ही है, जो आपको मस्ती की पाठशाला में सुनने देखने को मिल जाता है कि कुणाल जी ने कहा है लॉकडाउन के बाद वसूली करेंगे। तो कुणाल जी अपनी वसूली की लिस्ट में एक चीज और जोड़ दीजिए, टी शर्ट की वसूली भी। जी आशु सर। अनिल जी मैंने कहा टी शर्ट का वादा पूरा करेंगे तो फिर वो गिन्नी, गोल्ड की गिन्नी का वादा पूरा होगा ना, तो अनिल जी वादे तो पूरे कर ही देते हैं फिर। चलिए बढ़िया है, इसी तरह से आप हंसते रहें, मुस्कुराते हैं, वीकेंड को एंजॉय करें, और सोमवार को अभी से ज़्यादा फिर से बढ़िया फर्स्ट क्लास एनर्जी और तरोताजगी के साथ जुड़ जाएं। अगला हफ्ता भी रहने वाला है पूरा एक्शन पैक, और नए हाइज बनाने की आपको तैयारी भी करनी है, तो एंजॉय करें वीकेंड को और अगले हफ्ते की तैयारी भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका साथ देने के लिए। आशु सर, किरण जी, विश्वेश जी, जय ठक्कर साहब, वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी और सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर।